थोड़ा बड़ा लिखें। सर आप उधर देखें, जो आपने लिखा है वो वैसा जाएगा। पुष्पी पादप, पीछे क्या नाम है, राम बाबू चौथे नंबर। आज हमारा टॉपिक है पुष्पी पादपों में जनन। एक बात बता दूं सर आपको, आप हमको कुछ नहीं आता है, मैं फिजिक्स की हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे बॉटनी के एक दो जन ही हैं, तो जैसे आप बच्चों को क्लास में बताते हैं वैसे ही बताएं। ये मत सोचें कि इंटरव्यू दे रहा हूँ या प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं हमें ये स्किल देखनी है बस। फेस आपकी तरफ हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग को स्टूडेंट्स मान लें, ये कहने का मतलब। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है पुष्पी पादपों में जनन, और उसके अंतर्गत हम पुष्प के अंदर जो मादा जननांग है, स्त्री केसर जिसको हम कहते हैं, स्त्री केसर की यदि हम संरचना को देखें तो उसमें मुख्य रूप से 3 मुख्य भाग होते हैं। ऊपर वाला टोपी नुमा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, बीच में नलिकाकार भाग को वर्तिका कहते हैं, और नीचे गोलाकार भाग को अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय, जिसको हम ओवरी भी कह सकते हैं, इसमें मुख्य रूप से ये गोल गोल रचनाएं लगी हुई होती हैं, जिन्हें बीजांड कहा जाता है। एक स्त्री केसर की जो मुख्य रचना है वो ये बीजांड है। इस बीजांड को यहाँ पर सामने चित्रित किया गया है। हम यदि इस बीजांड की संरचना को देखें तो मुख्य रूप से तो एक शब्द पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूं, एक शब्द आता है बीजांड न्यास। बीजांड न्यास वो टर्म है जो ये बताती है कि बीजांड एक अंडाशय की भीतरी सतह पर किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। अंडाशय की भीतरी सतह पर बीजांडों के लगने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। एक बीजांड वहां पर चित्रित किया गया है, यदि हम उसको देखें, मैं उस चित्र को यहाँ बना दूं या वहीं से ऐसे बता दो, जैसे आपको ठीक लगे। चित्र को वापस खोलें। बीजांड जिस रचना के द्वारा अंडाशय की भित्ति से लगा रहता है वो रचना यहाँ पर है, और इसे हम बीजांड व्रंत कहते हैं। ये बीजांड व्रंत अंडाशय की भित्ति से जिस सतह से जुड़ा होता है वो रचना बीजांडासन कहलाती है। बीजांडासन और बीजांड व्रंत के बाद ये जो गोल सी रचना बनी हुई है पूरी, ये पूरे बीजांड की मुख्य रचना है। यहाँ पर ये बिंदु आप जो नजर देख रहे हैं, इस जगह पर ये वो रचना है जिससे बीजांड व्रंत बीजांड की बॉडी से जुड़ा हुआ है। इस बिंदु को हम हाइलम कहते हैं। एक बीजांड में मुख्य रचना, ये गोल सी रचना जो आप देख रहे हैं, इसे बीजांड काय कहते हैं। अंग्रेजी में इसे न्यूसेलस हम कह सकते हैं। यही मुख्य रचना होती है जिसके अंदर मृदुतकी कोशिकाओं का एक पर्याप्त समूह रहता है। इन्हीं कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका बड़ी होकर और इस रचना का निर्माण करती है। ये जो गोल सी रचना है ये भ्रूण कोश कहलाती है, एम्ब्रियो से, और यही भ्रूण कोश आगे चलकर फल निर्माण में हेल्प करता है। यदि एक बीजांड को हम पूरी तरह से देखें तो इसके बाहर 2 आवरण पाए जाते हैं। इन 2 आवरणों को अध्यावरण कहते हैं, इंटेगुमेंट्स कहते हैं। इसमें बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। सामान्यतया ये देखा जाता है अधिकांश पुष्पों में 2 अध्यावरण मिलते हैं। जब 2 अध्यावरण मिलते हैं तो हम उसे बाइटेगमिक ओव्यूल कहते हैं, और यदि एक ही अध्यावरण होता है तो वो यूनिटैगमिक कहलाता है। ज्यादातर एंजियोस्पर्मी पादपों के जो बीजांड होते हैं वो बाइटेगमिक होते हैं। और जहां तक इस बीजांड की संरचना का सवाल है, ये बीजांड के कई प्रकार होते हैं, लेकिन ये जो बीजांड है वो प्रति बीजांड कहलाता है। 6 प्रकार के बीजांडों में ज्यादातर लगभग 82% प्लांट्स में प्रति प्रकार का बीजांड होता है। एक बीजांड का ऊपरी भाग जो बिल्कुल थोड़ा सा आपको खाली नजर आ रहा है, इसे हम निभाग कहते हैं। यहाँ जो स्लाइड लगी हुई है उसमें चेलेजा लिखा हुआ है, हिंदी में हम उसे निभाग बोलेंगे। ठीक उसके विपरीत तरफ जो एक ऐसा स्थान जहां पर कि अध्यावरण मिले हुए नहीं है, खाली जो जगह छूटी हुई है, इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, जिसे आप इस स्लाइड पर माइक्रोपाइल के नाम से देख सकते हैं। थोड़ा और अंदर जाएं, जिसको कि मैंने अभी अभी यहाँ बताया था कि ये भ्रूण
कोश है, इस भ्रूण कोश का निर्माण इस बीजांड काय की ही एक कोशिका से होता है और उस कोशिका का नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हम इसे कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्माण होता है गुरु बीजाणुओं का, और यही गुरु बीजाणु आगे चलकर निर्माण करते हैं भ्रूण कोश का। तो आप जो स्लाइड में एक गोल सी रचना देख रहे हैं, दिस वन, ये भ्रूण कोश है और इसका निर्माण हुआ है किससे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो उसके और कंटिन्यू कर दूं? नहीं नहीं, बस बहुत बढ़िया। थैंक यू। आपका तो सर अभी छुट्टियां हो रही थी स्कूल में। हाँ, समर ब्रेक चल रहा है, 16 तक क्लास वर्किंग डे था। अच्छा, नाम भी सुना है। पहले से पढ़ा रहे हो आप शायद कहीं? हाँ उदार स्कूल में है यहाँ। नहीं, वैसे भी पढ़ाते हो कहीं? कुछ हाँ, उधर मैं आपका स्टूडेंट भी रहा हूँ, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। महाराजा से मैंने बीएससी किया हुआ है और एमएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है, बॉटनी से। किस ईयर में किया था आपने? महाराजा से नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी किस एमएससी year? किस ईयर में किया? एमएससी 94 से 1994 में किया है। पढ़ाया हुआ सर? हाँ, प्रभाकर सर हैं आप? नहीं, नहीं, टीचिंग साहब है। हाँ, महाराजा में पढ़ा है। हाँ, तो मैं आपको पढ़ा डिपार्टमेंट में भी होंगे? बिल्कुल चलो, बॉटनी में। ठीक है सर। चलिए ठीक है। थैंक यू। आपके बच्चे भी आ रहे हैं ना हमारे यहाँ पे? हाँ, पोद्दार से आ रहे हैं, हमारे 12th के बच्चे आ रहे हैं कंटिन्यू, और मैं पोद्दार में ही हूँ। तो बच्चे कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर आप वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते हो? ऐसा कुछ उनका एक क्वेश्चन होता है, तो मैंने कहा मैं अभी वहाँ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, हाँ, हाँ। इसलिए। नहीं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ये बच्चे आके क्लास में यही है, ये बच्चे आते हैं पढ़ने में तो इनको तो वन कर ही दें। हाल फिलहाल तो ठीक है, आया हाँ, जितना बताया अच्छा। तीन आया बोलता तो ठीक है, हाँ, स्पष्ट हो, बोलने में स्पष्ट हो, समझाने स्पष्ट हो। जो भी मैटर था ना वन कर ही दिया हमने तो। कर दिया बंद? ठीक है, नहीं ठीक है, तीनों में से तो ठीक है। हाँ। जो तीन आया ना बोल, हाँ, ठीक है। समझा, समझना ही बात है। चलो अश्विनी कुमार भी बुलाओ ठीक कौन थे। है? नेक्स्ट बुला लो। हाँ, कितने आगे बोलते 2 और 5 बताए। पर अश्विनी कुमार को बड़ा बोल बोल के लेवल पे लाया अपन, इस उससे बेटर ये। और मैं डॉक्टर जेबी खान, व्याख्याता है राजकीय लोहिया महाविद्यालय चुरू। कॉलेज में सर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ा रहे ना, हैं? हमारे हिंदी में ही चलता है। हिंदी में ही चलता है। चूरू में इंग्लिश का सिस्टम नहीं है। कितने साल से पढ़ा रहे हैं वहाँ? मेरे को 11 साल हो गए, 2002 पीएससी से। क्या बताएंगे आज? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। हिंदी में बताओ। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक का क्या? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। हाँ, बोल महेश। बताओ। इस पे ही हमें हाँ, यही बिल्डिंग है, अंदर कोर्ट भी आता यूज है, दोनों ही काम। अंदर आके लेफ्ट हैंड साइड को आता है ना, वहाँ खड़ा हो जा। हाँ, पेड़ के नीचे खड़ा हो और जा। हमें नहीं समझाना है आपको, समझिए कि स्टूडेंट्स बैठे हैं। अंदर बैठ जाकर धूप हो तो। न्यूक्लिक अम्ल, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। ये कहाँ पाया जाता है, इसकी संरचना क्या है और ये क्या कार्य करता है। न्यूक्लिक अम्ल, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, इसकी सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी खोज किसने की। सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज मवाद कोशिका अथवा पस कोशिकाओं में, पस सेल्स में इसकी खोज की और इसको नाम दिया न्यूक्लिन। मिशर ने खोज की और नाम दिया इसका न्यूक्लिन। उसके पश्चात इसकी अम्लीय प्रकृति के आधार पर रिचर्ड अल्टमान ने इसका नाम रखा न्यूक्लिक अम्ल, जो कि आज प्रचलन में है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ होता है जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वहन करता है। यह बहुलक के रूप में बहुलक होता है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
नाइट्रोजन तथा फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। ये सारे तत्व मिलकर इसके 3 कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। 3 आधारीय कंपोनेंट घटक होते हैं जो कि शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन क्षार। ये तीनों बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिसके द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। सबसे पहले शर्करा और नाइट्रोजन क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण करते हैं। देन उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड मिलता है और बनता है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके बाद खूब सारे न्यूक्लियोसाइड जुड़कर एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए तथा आरएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये 2 प्रकार के डीएनए कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में पाए जाते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है शर्करा के कार्बन नंबर 2 में 1 ऑक्सीजन की कमी। डीऑक्सी यानी कार्बन नंबर जो 2 होता है उस पे 1 ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरे का है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। कोशिकाओं में पादप वायरस को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। पादप वायरस ऐसा होता है जिसके अंदर केवल आरएनए पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। खान साहब, ये जो आपने बताया ना बहुलक, तो ये आपने बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फेट नहीं है ये, फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ नहीं ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पी फॉस्फेट को इंडिकेट कर रहा है। फॉस्फेट नहीं, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का ये है फॉस्फोरस। ना एलिमेंट। सही कह रहे हैं कि आप फॉस्फोरस की जगह फॉस्फेट ही वर्ड यूज करें। फॉस्फोरस। चल रहा है, उसको ध्यान रखो, बच्चों को बताने कैसे। ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ये अक्षर है वो राइबोज की। चल लो, ठीक है। उधर ठीक है, है, सामने है। 1 मिनट, आप मिटाने से पहले सामने देख लें, आपका लिखा हुआ इस तरह का नजर आता है दूसरे एंड पे, बच्चे ऐसा देख पाएंगे। तो एक तो आपको सिस्टमेटिकली रखना होगा और बड़े लिखने होंगे। वो हमारे वो बोर्ड के हिसाब से, वो जैसे क्लास में हम लोग हाँ, उसी उस pattern हिसाब से, पर यहाँ पे थोड़ा फर्क Modify रहेगा, आपको थोड़ा करना ध्यान थोड़ी रखना क्लियर पड़ेगा। करनी पड़ेगी ये। रिकॉर्डिंग भी होती है सारी। ठीक है ये सर? ठीक है। हाँ, ठीक। नेक्स्ट बंदा। ठीक है। ठीक है। मीडिया हो गए बॉटनी के? ये पूरा बुलाओ। बोला ठीक है सर, एवरेज है इनका, Average है, improve 100 है। की जरूरत है थोड़ी सी। सो तो सुनो, कर सो- सकता है हाँ, बच्चा। हाँ। लेकिन कर लेगा। हाँ। और ड्रेसिंग सैनी जी है और व्याख्याता है स्कूल एजुकेशन। कहाँ पे लगे हो बेटा? रड़ावास के सापरा। साहपुरा में आता है, लेकिन ये जम्मू से थोड़ा आगे है, जम्मू से। रड़ावास में लगे हुए हो। हाँ जी। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ा? जीवाणु में 11th 12th। अभी 11 12 को पढ़ा दो। हाँ। कितने साल से? अभी से जस्ट पिछली जो वैकेंसी थी उसी में पोस्टिंग हुई है। उससे पहले 2nd ग्रेड टीचर था मैं, 12 पोस्टिंग है उसमें। 12 थी पोस्ट में। क्या बताओगे आज आप बच्चों को? मैं आज जीवाणुओं के अंदर अभिरंजन के बारे में बात करना चाहूँगा। करो। वो रख सामने। एक तो आप वहाँ सामने देख लो, वो बोर्ड है बच्चों को जो सामने दिखेगा। सामने आपकी दिख रही है तस्वीर,
उसके पीछे जो व्हाइट दिख रहा है ये बोर्ड दिख रहा है, तो बच्चों को जो विजिबल हो उस हिसाब से बताना आप, है ना? हाँ मेरी पोजीशन बता देना मुझे, शुक्र होगा। नहीं, आप अपनी पोजीशन, हाँ आज का स्टूडेंट सामने, हाँ आज का हमारा टॉपिक है जीवाणु में अभिरंजन। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण। आसान इसलिए कि बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, महत्वपूर्ण इसलिए कि प्री मेडिकल एग्जाम के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अभिरंजन हम जब कर रहे हैं तो इससे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए जीवाणु के बारे में, उनकी कोशिका भित्ति के बारे में, कि जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति के आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कोशिका भित्ति में अगर पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा अधिक है तब हम ऐसे जीवाणु को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और अगर पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा कम है तो हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव। तो ये जो बात है, इसी के आधार पर पूरा अभिरंजन के प्रोसेस है। हम देखते हैं किस तरह से क्या अभिरंजन है, उस बारे में बात करेंगे। ग्राम, यहाँ ग्राम का मतलब एक साइंटिस्ट से हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को खोजा था। सबसे पहले ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था किस तरह से हम जीवाणु को अभिरंजित कर सकते हैं। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो अभिरंजन विधि है ये पुरानी विधि है, लेकिन अगर हम ज़्यादा रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि इसको हम 11th-12th की लैब में भी आसानी से कर सकते हैं। आज हम अगर बैक्टीरिया को अगर वर्गीकृत करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारी तकनीक है। उसमें मुख्य तकनीक है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम के अंदर 16S राइबोसोम जो है आरएनए, उसकी सीक्वेंस के आधार पर देखते हैं कि किस बैक्टीरिया को कौन से वर्ग में रखा जाना चाहिए। लेकिन ये आसान है और आसानी से लैब में किया जा सकता है, इसलिए अभी भी इसका उपयोग हम बहुतायत में लेते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्री मेडिकल में ऐसे पर्सन आते हैं। तो ग्राम अभिरंजन के अंदर हम देखते हैं कि अगर प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम जो बैक्टीरिया के जो हमारे पास पूरी जो कॉलोनी है उस पूरे कॉलोनी को हम एक अभिरंजक से इसको अभिरंजन करते हैं। वो अभिरंजक है क्रिस्टल वायलेट। तो सबसे पहले हम उपयोग करते हैं क्रिस्टल वायलेट का। ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया क्यों ना हो, सभी बैक्टीरिया को बैंगनी रंग से रंग देगा, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो वो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो। तो सबसे पहले हम प्रयोग कर रहे हैं क्रिस्टल वायलेट का, जिसके द्वारा सभी जो बैक्टीरिया है सभी जीवाणु हैं वो जीवाणु बैंगनी रंग के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे हम बता नहीं सकते ना कौन से ग्राम पॉजिटिव है कौन से ग्राम नेगेटिव है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा ज्यादा है या कम है। इसके बाद में इन बैक्टीरिया को हम धोएंगे और धोने के लिए यूज करते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल का प्रयोग करेंगे हम। शुरू में एक बात कही थी मैंने आपको कि ग्राम पॉजिटिव है तो पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा ज्यादा है, ग्राम नेगेटिव है तो पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा कम है। बस फर्क यहीं पे आएगा। अगर हम अल्कोहल से धो रहे हैं तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनमें क्योंकि क्रिस्टल वायलेट पूरी भित्ति के अंदर तक जा चुके हैं, ठीक है, तो उससे ये धुलेंगे नहीं। इसमें मैं माफी चाहूंगा एक आयोडीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले हमें आयोडीन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल मैं गलत हो गया। आयोडीन घोल, इस आयोडीन घोल का काम है ये रंग बंधक, मतलब क्या करेगा, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति के अंदर हमने पहले जो क्रिस्टल वायलेट डाला है उसको बांधने का काम करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई ज्यादा क्रिस्टल वायलेट कहाँ गया है, ग्राम पॉजिटिव में, क्योंकि ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकेन था वहां। तो ये आयोडीन क्या करेगा कि ग्राम पॉजिटिव के जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो नलियां हैं जो सीव हैं उनके अंदर तक पेप्टिडोग्लाइकेन को रंग देगा और उसको बांधने का काम करेगा आयोडीन घोल। इसके अभी भी सारी बैक्टीरिया रंग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके बाद में अल्कोहल से धोया जाएगा उनको। यहां अल्कोहल से यहां विभेदन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो अल्कोहल का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ग्राम नेगेटिव है तो जो बैंगनी बैक्टीरिया हैं वो वापस किस में हो जाएंगे, रंगहीन हो जाएंगे, उनका रंग गायब हो जाएगा। तो यहाँ धोने से, अल्कोहल से धोने के पश्चात दो प्रकार के बैक्टीरिया प्राप्त होंगे। एक होंगे बैंगनी जो पहले से बैंगनी है। क्यों गायब हो जाएगा रंग? क्योंकि आयोडीन घोल ने क्या काम किया कि जो क्रिस्टल वायलेट था उसको बांधने का काम किया है। अब बांधने का काम पर जहां पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद है, होता क्या है कि इस टॉपिक से पहले हमें कोशिका भित्ति के बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन 5 मिनट का है अभी, तो इस हिसाब से मैंने डायरेक्ट इस चीज, हमें पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टोग्लाइकन कम है। तो पेप्टोग्लाइकन मान लीजिए कि ये कोशिका भित्ति है, ठीक है, किसकी, ग्राम पॉजिटिव की है, तो ये पूरा पेप्टोग्लाइकन की सीरीज है, ठीक है। इसके अंदर बीच में सीयू बनी हुई है और उन सीयू के अंदर पहुंचकर आयोडीन ने क्या किया, इस क्रिस्टल वायलेट को बांध दिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर। अब अगर हम इसको अल्कोहल से धो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके दो काम है आयोडीन घोल के, एक तो क्रिस्टल वायलेट को बांधना और दूसरा ये जो नलियां हैं उनको संकरा करना, ठीक है। तो अगर हम अल्कोहल से धो भी रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव में नहीं धुलेगा, लेकिन किस में धुल जाएगा, ग्राम नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के अंदर ये जो जो पेप्टोग्लाइकन है उसकी परत छोटी है, जैसे मान लीजिए है एक ही परत, एक या दो परत होती है, तो वहां अल्कोहल अंदर तक उसको धो देता है क्रिस्टल वायलेट को, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां आयोडीन घोल बहुत कम पहुंच पाया है, परत ही बहुत कम है। तो इस प्रकार हम अल्कोहल से धोने के बाद हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया प्राप्त होंगे, एक तो बैंगनी होंगे और एक रंगहीन होंगे जिनमें कोई रंग नहीं है। यहां तक ग्राम अभिरंजन की विधि पूरी होती है, लेकिन क्योंकि हमें बैक्टीरिया रंगहीन प्राप्त हो रहे हैं तो उनको सूक्ष्म दृष्टि से देखना मुश्किल होगा। तो आगे वाले प्रोसेस के अंदर अभी हमने अलग अलग नहीं किया, हमें पता है कि एक ही स्लाइड के अंदर ग्राम पॉजिटिव में है, ग्राम नेगेटिव में है, बैंगनी भी है और रंगहीन भी है, तो हम उन बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी को एक साथ अभिरंजित कर सकते हैं सैफरेनिन से। तो सैफरेनिन से अभिरंजन करने के पश्चात जो बैंगनी है, क्योंकि उनके पास पहले से रंग है तो वो बैंगनी ही रहेंगे, और जो रंगहीन है उनके पास किसी प्रकार रंग नहीं है, वो सिंपली सैफरेनिन से रंगने के बाद में लाल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं पूरे प्रोसीजर के बाद में, पूरी प्रक्रिया के बाद में, कि जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है वो कैसे हैं, बैंगनी, और जो ग्राम नेगेटिव है वो कैसे हैं, लाल। आपका वहां से आना जाना कैसे होगा, क्लास रोज अगर होगी तो छुट्टी मिल जाएगी आपको? हाँ, छुट्टी दे दूँ, प्रिंसिपल साहब से मैंने बात की है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड होके आया है यहाँ पे? हाँ, भेजा है आपने? हाँ, प्रिंसिपल साहब की तरफ से भेजा है। सर टॉपिक थोड़ा वैसे ही नहीं है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। एक्सप्लेनेशन तो अच्छा है, हाँ। है ना? पर नॉलेज की टेस्ट हुई इससे, हैं? इससे नॉलेज बड़ा कोई टेस्ट वैसा नहीं ले हुई, लिया। नॉलेज कोई गेस नहीं नहीं हुई। कोई टेस्ट नहीं हुई, नॉलेज कांट मेक आउट की वेदर ही रियली नोज एनीथिंग। प्रैक्टिकल ले लिया, ठीक है, चलो वो मेहनत कर लेगा। हाँ लेकिन ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, बॉडी खत्म हो गया। अगर वो तीन नहीं, उनमें से एक कोई और- एक तब इसमें अगर नॉलेज नहीं देखी सर तो एक्सप्लेनेशन के हिसाब हाँ, से वो ये तो जो पोदार वाले थे उनके बाद ये लगा मुझे। हाँ, हम्म। ठीक है। क्वाइट राइट। ये और वो अश्विनी कुमार से शायद नीचे ही है, हाँ अश्विनी अश्विनी कुमार कुमार नंबर से- 2 और ये नंबर। ओके। आप सुरेश कुमार बीजावत जी हैं और वो भी स्कूल एजुकेशन में लेक्चर हैं। भिंडर आए हैं सर? जी वेंडर्स। कैसे करेंगे सर यहाँ आके? छुट्टी लेनी पड़ेगी आप तो। हाँ, छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। क्या बताएंगे सर आप? फिर परागण, निषेचन और द्विनिषेचन। अरे सभी सिंपल टॉपिक और ले कुछ रहे हैं, बता क्या सकते हैं? नहीं है सबका। हाँ जी, और कुछ बता सकते हैं दूसरा इसके अलावा? टॉपिक अभी हमको 5 मिनट के लिए कहा था तो नहीं, पूरा नहीं बताना है आपको, जो भी कुछ बताएं 2-3 मिनट में, लेकिन निषेचन और द्विनिषेचन के अलावा कुछ बताएं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। और बोटनी में तो बहुत सब्जेक्ट है सर आप हैं, पूछें बोटनी कोई? कि अब तो इसको तैयारी करके आए उन्हीं पे ध्यान तो सब, और क्या, ठीक है। बैक्टीरिया, बोलने दो। वायरस, एक ही सब जो ब्राफाइट, टॉपिक तो हो टेरिडोफाइट, गया, अपन क्या करें। तो हमको तो यूँ बोला था सभी ने कैसा फ्लावर होता है, लिया है, इसके यही बाकी तो लेके कोई आ रहे हैं जो सभी। इसके ठीक है। यानी- आप तो बोलने दो। रूटीन में पढ़ाते हैं सर, जो आपके इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, वो बता दो। आप तो पढ़ाते हो ना रेगुलर क्लासेस में। कंपैरिजन नहीं हो रहा है उससे। निषेचन, विषेचन और ये सब हमने बहुत सारे सुन लिए, कोई और मुझे बताइए। क्या मालूम। हाँ हाँ तो व्यक्तिगत थोड़ा चलो बैक्टीरिया बताइए। जिस पे अच्छा पढ़ा सकते हो आप बता दो, जो भी है, जी जो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़ा सा। स्लाइड को काम में कोई बात नहीं।
तो उदयपुर से सुरेश कुमार नहीं उदयपुर से एक ही टॉपिक लेके आए हैं इतना तो आसान लेना है कितना मुश्किल है उदयपुर से। सर हमें नहीं समझाना है, जैसे आप क्लास में पढ़ाते हैं वो देखते हैं हमें कि आप कैसे पढ़ाते हो क्लास में। यहाँ पे आपका वो फिट इन होगा नहीं होगा ये देखना है बस। जीवाणु प्रोकैरियोटिक संरचना है। और प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है जिसके अंदर केंद्रक असीम केंद्र की होता है। असीम केंद्र की केंद्रक उसको कहते हैं जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। लिखते भी जाएं, बोलते भी जाएं। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और एक तरह से इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम पाया जाता है। यदि हम इसकी संरचना देखें तो इस तरह से होता है। ये आनुवंशिक पदार्थ है इसको प्रोकैरियोटिक केंद्र कह सकते हैं, कहते हैं जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ। बाह्य झिल्ली और भीतरी झिल्ली के अंदर इस तरह से वलन पाया जाता है। इस तरह की संरचना जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं, इनका नाम यहाँ पर मीजोसोम दिया गया है। जीवद्रव्य राइबोसोम, अन्य कोशिकांग भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके कशाभिका भी होती है, नहीं भी हो सकती है। एक कशाभिकी, द्विकशाभिकी या अधिक भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया के समान जो अन्य संरचना है वो नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। नीलहरित शैवाल के अंदर भी प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की केंद्रक होता है। मैं तो अभी आप कंप्यूटर पर पहुंचा दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ 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 मत दे दो। कब तक हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी होते हैं ये, नहीं कौन देख रहा था? बिना सूक्ष्मदर्शी से हम इसको नहीं देख सकते हैं। और हाँ कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। अच्छा, जल 2 दिन तो कहाँ, कल तो देना ही है। एवं संदूषित पदार्थों के अंदर ये पाए जाते हैं। हाँ दे दो, हाँ 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 ठीक है। मानव के आंत के अंदर ठीक है मैडम। जीवाणु होते हैं, वो लाभकारी होते हैं। हिस्टीरिया कोलाई इसका नाम है। ये भी इसी श्रेणी में आते हैं जी, मानव के आंत में जो जीवाणु होते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं।
प्रोकैरियोटिक में हाँ, ही आते प्रोकैरियोटिक हैं। में आते हैं बैक्टीरिया जीवाणु। ठीक है। और इसके अंदर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति के स्थान पर म्यूरेनिक एसिड होता है। ये न्यूक्लिक एसिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है डीएनए जो बनाया जी। ना आपने, जो बनाया ना आपने अनुवांशिक पदार्थ, हाँ ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया में। सर्कुलर, हाँ एक इस तरह से एक्स्ट्रा और डीएनए होता है, इसके अंदर प्लाज्मिड होता है। वो तो मेन तो यही है ना। अब ये जो अपने सीनियर की जो बुक्स है, अच्छा, इसके ऐसा अंदर इस बनाया। तरह का शो किया। ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ सर। ठीक है, थैंक यू। इसमें पढ़ाने के साथ साथ जैसे एक्स्ट्रा भी अपने को कोई स्लाइड दिखानी पड़ेगी, कोई छोटी फिल्म दिखा दो या बच्चों को इस तरह के जैसे दिखाने पड़ेंगे ताकि रुचिकर बन जाए। तो सर मैं वो लेके आया ही नहीं। नहीं कोई बात नहीं, जैसे अगर मैं मेरे को मालूम होता ये पढ़ाना पहले से मैं एक रुचि पैदा होती है ना, जिज्ञासा, सुनने की जिज्ञासा होती है कि भाई और थोड़ा सा एक तो ऑडियो विजुअल, एक तो ऑडियो। टॉपिक तो खैर अब अच्छा लिया है इन्होंने, क्योंकि वो फ्लावर तो मेरे ख्याल से 11th क्लास का पहला चैप्टर है, या तो आजकल 12th में आ गया। डबल फर्टिलाइजेशन वो और वो आपने ये दिया तो जितना मेरे को इस हाँ वक्त- नहीं ठीक है, नहीं बोटनी में और भी होगा। पूरे हो गए तो ये बॉटनी कंप्लीट हो गया सर, तो केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। जूलॉजी में 2 बच्चे हैं, उनको complete- पहले इसको कर लो सर, पहले मैथमेटिक्स में लिया ना इसको बोटनी को कर लो। सब यही सोच रहे हैं। इनका सर बताएं बोले तो इनका इसमें आधा सर घंटे के लिए कहा था। हाँ ये डीजल लास्ट कर लेते हैं। टाइम में बात कर देना। हाँ आखिर में 6 हो गया ना, 1 2 3 आगे से अलग अलग टाइम कर लेना तो अच्छा रहेगा। ये 3 4 इसमें- तो आपके सही थे, 3 4 इसमें ये नहीं आया बूंदी से राजेंद्र प्रसाद तो वर्मा को सेकंड रखा है क्या आपने? नहीं है। और इसी ये में- इसी में। चूरू से बॉटनी राम में बाबू गुप्ता बॉटनी में first। राजेंद्र प्रसाद हाँ, जी नहीं है, राम बाबू हाँ। गुप्ता नीरज कुमार फर्स्ट, श्रीवाली जी नहीं है, विजय सैनी जो था ये। अतुल सिंह पुरानी और मनोज कुमार रावत जी। हाँ, ये आए है ना। 4 किस पे छह जन्म सीड अधिकारी भी 6 आए ठीक तो था। सर इसमें हाँ, I think फर्स्ट that तो line राम बाबू okay जी को ना। रखा है जो पोदार स्कूल से थे, ठीक है। और सेकंड में अश्विनी कुमार जी या फिर जय सैनी में से कोई एक बताइए। ठीक है। ये वो सीड वाले भी अच्छे थे, वो उससे सीड वाले अच्छे थे। शेखावत जो थे ठीक था ना। वो मेरे ख्याल से ठीक था, वो भी वो नहीं ठीक थे। 3 कर दें शेखावत को, 2 कर दें, 2 पे तो शनि। सेकंड किसको रखना है? सेकंड शायद सीड वाला शायद सेकंड रहेगा, शेखावत मैंने ठीक उसको है। गलत कर दिया। सैनी को 3 रख लो आप। हाँ सेको ठीक था वैसे। फिर अश्विनी वर्मा 3rd मेरे को तो सर ये अश्विनी कुमार जी ज्यादा ठीक लगे। ज्यादा ठीक लगे तो और उनको ये जय सेकंड कर सैनी दे। और अश्विनी बराबर से लगे मुझे, हाँ, है ना। तो सेकंड मैंने इनको रखा हुआ है, बाकी आप बताएं। ठीक है। बाकी ये शेखावत भी ठीक थे। वीर शेखावत को थर्ड कर दूं सर? थर्ड चलो थर्ड कर दो इसको बराबर और से। इनको 2 सेकंड करें अश्विनी को आपने। सेकंड, अजय सैनी 4 तो जाएगा फिर। अश्विनी और जय सैनी ये एक से ही लग रहे हैं ये सर दोनों मुझे। सेकंड ही हो गई। तो थर्ड पे रख देते हैं दोनों को, जो सूट नहीं, करे आप लोगों के हिसाब से। राम बाबू गुप्ता 1 कर लेते हैं सर। राम बाबू गुप्ता 1, अश्विनी कुमार वर्मा और जय सैनी सेकंड, दोनों उसमें से जो भी। सेकंड थर्ड कर लेते हैं ना सर। जय सैनी को थर्ड कर लेते हैं, अच्छा अश्विनी कुमार जी को सेकंड कर लेते सेकंड हैं, करते ठीक है। और शेखावत जी को फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है। चूरू से है। और एक ये डॉक्टर जेबी खान, ये तो ये फिफ्थ कर लें इनको। हाँ, ये सामान्य से था वैसे, वो तो बेकार लगा। बहुत बेकार घसरा छह था सब नंबर। उनको। बीजावत बीजावत जी को 6 6 पे नंबर। कर लिया। तो राम बाबू 1 हो गए, अश्विनी कौन आ गए? जॉर्जी का तो काफी रिच आ गया पहले दिन में। ज़ूलॉजी तो मैंने देखा ही नहीं। और कौन आए? ये डॉक्टर BL मेहरा है, जो कि कॉलेज लेक्चरर है, और एक स्कूल एजुकेशन से मनोज कुमार खंडेलवाल, दोनों ने 6 नंबर पे, 9 नंबर पे। बुला लो। इसमें एक वो मैडम आई थी, दीपिका वैष्णव आई थी ना,
एक मैडम आई थी बिलाड़ा वाली। 4 आ चुके हैं और 2 और हैं। कौन है? मदन लॉरी आ गए थे, आके गए। JC जैन बुला लो तो आ गए थे और दीपिका वैष्णव आई थी। जो लोग खत्म करो। 1478 बुलाओ बुलाओ। 1478 आ चुके हैं। हाँ। जयमाला भी आ रही है क्या? नहीं आ रही है, मना नहीं आ रही? बुझा है। कल तो करी थी हाँ, तो अब तो Even फ्री आज- है, अब डॉक्टरशिप से आ सकती है। रिजर्वेशन आज कतारों का जाना था कोटा नहीं गई। और डॉक्टर BL मेहरा व्याख्याता कॉलेज एजुकेशन चूरू। इतनी zoology बॉटनी सुनाओगे अमिता तो पहले चाय और चाहिए, पर बिना चीनी की। शशि इतनी zoology। एक और हाँ? छाछ दे दो। Alright, that will चलो be- कोई भी टॉपिक लेगा बता। दोनों जगह ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं क्या? अच्छा मेन वही है। नहीं, that's okay. छाछ है। मैंने भी ये ले लिया। परिसंचरण तंत्र हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन हमारे पूरे शरीर में होता है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करें तो हम परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः 3 घटकों को शामिल करते हैं। प्रथम हृदय, द्वितीय रक्त और तीसरा रक्त वाहिनियां। इसमें परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख भाग है वो हृदय है। हृदय हमारे शरीर में उपस्थित वक्षीय गुहा में उपस्थित एक त्रिकोणी संरचना है। और इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय अवस्था की मेसोडर्म से होती है। सबसे पहले हम हृदय की संरचना का अध्ययन करेंगे। हृदय की संरचना को यदि हम देखें तो हृदय की संरचना मुख्यतः 4 कक्षों से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें से ऊपर के जो कक्ष हैं वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे के जो कक्ष हैं वो निलय कहलाते हैं। शरीर के दाईं ओर स्थित जो आलिंद है या ऊपरी जो कक्ष है उनको अपने दाएं आलिंद कहेंगे, और जो बाईं तरफ जो ऊपरी कक्ष है हृदय का उसको हम बायां आलिंद कहेंगे। इसी तरीके से हृदय के जो निचले कक्ष हैं जो शरीर के बाईं तरफ स्थित है उनको हम बायां निलय कहेंगे, और शरीर के दाईं तरफ जो स्थित है उनको हम दायां निलय कहेंगे। आलिंद और निलय, इनकी जो भित्तियां हैं उनमें से आलिंद की जो भित्तियां हैं वो अपेक्षाकृत पतली होती हैं और निलयों की भित्तियां अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। इसका कारण ये है कि जो निलय हैं इनसे जो रक्त है वो शरीर में पंप करने का काम किया जाता है। निलयों में से भी खासतौर से बायां जो निलय है उसकी भित्ति और ज्यादा मोटी होती है। दाएं निलय की तुलना में बाएं निलय की जो भित्ति है वो ज्यादा मोटी होती है। दोनों जो आलिंद हैं उनके मध्य एक तिरछा सेप्टम पाया जाता है, तिरछा पट पाया जाता है, जो कि दाएं आलिंद को बाएं आलिंद से अलग करता है। उनमें जो रक्त का जो प्रवाह है
उसको दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में जाने से रोकता है। भ्रूणीय अवस्था में ये दोनों के मध्य, दोनों आलिंद के मध्य जो पट है, इसके मध्य एक छिद्र मिलता है जिसको कि फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। और जन्म के तुरंत बाद में ये छिद्र जो है बंद हो जाता है और उसको इस जगह पर जो छिद्र था वहां अब एक खांच रह जाती है जिसको कि फोसा ओवेलिस कहते हैं। कुछ जंतुओं में, कुछ शिशुओं में जन्म के बाद में भी ये जो रंध्र है वो बंद नहीं होता है, जिनको अपने ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। इसी तरह जिस तरह से दोनों आलिंद के मध्य पट मिलता है, उसी तरीके से दोनों निलयों के मध्य भी एक तिरछा पट पाया जाता है जिसको कि अंतरा निलयी पट कहते हैं। दोनों आलिंदों के मध्य पाए जाने वाला पट अंतरा आलिंद पट कहलाता है। आलिंद और निलय दोनों के मध्य भी एक प्रकार का छिद्र, एक प्रकार का पट पाया जाता है जिसको कि आलिंद निलयी पट कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य रक्त के जाने के लिए एक छिद्र पाया जाता है जिसको एक छिद्र पाया जाता है और उसके ऊपर एक कपाट पाया जाता है जो कि रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाने से रोकता है। इस कपाट को बाइकस्पिड कपाट कहते हैं। ठीक है। परिसंचरण चित्र तो साफ साफ बना रहा पर और भी रह गया। हाँ बेटा, हाँ बेटा। कितने अपने को ठीक, अपन तो ग्रेडिंग कर लेंगे ठीक है दीदी, और जो जब बिल्कुल जरूरत नहीं- होगी तो हाँ बुला लेंगे, और बिल्कुल ही नहीं है तो उसके लिए जैसे पहले कईयों में अपन ने नो ही लिखा ना, जैसे फिजिक्स वाले का लिखा ही है, तो उनको तो लास्ट में ही रख लेंगे और बुलाएंगे भी नहीं। ये अंडरस्टैंड। फिजिक्स में वैसे है कौन अपने पास? फिजिक्स में सर एक तो राकेश वर्मा जी ले रहे हैं, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं सर पिछले साल से। ये बुलाओ। हाँ। और प्रभा गिरोज का कौन है को बुला लो। प्रभा जी तो प्रभा जी बाहर बॉम्बे गए हुए हैं शायद। बॉम्बे हैं, हाँ। आने का भी नहीं है अभी तक। मनोज कुमार खंडेलवाल है, आप एजुकेशन से हैं। जोलॉजी से। गुड मॉर्निंग सर, मेरा टॉपिक है मनुष्य में लिंग निर्धारण। सबसे पहले लिंग निर्धारण क्या होता है? ये जब कोई सजीव अपनी समान संतति उत्पन्न करता है तो उस संतति का लिंग कैसे निर्धारित होगा, नर होगी या मादा होगी, ये कुछ कारणों से, कुछ अलग अलग विधियों से निर्धारित होता है। इसमें कुछ पर्यावरणीय विधियां भी होती हैं और कुछ आनुवांशिक होती है। लैंगिक जनन करने वाले सभी सजीवों में लिंग का जो निर्धारण होता है पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। कुछ में जैसे मनुष्य में है पूरी तरह से आनुवांशिक प्रक्रिया होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है पूरी तरह से आनुवांशिक प्रक्रिया होती है। पूर्णतः आनुवांशिक प्रक्रिया का मतलब है कि जब पेरेंट संतति या माता पिता जब जनन क्रिया करते हैं तो उनसे आनुवांशिक पदार्थ यानी कि क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र संतति में जाते हैं। मनुष्य में 23 गुणसूत्र, 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के, उनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं, इक्वली होते हैं दोनों में, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। सिर्फ जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो होता है अलग होता है दोनों में, वो नर में या पुरुष में 22 समान प्लस 23वां जो जोड़ा है वो अलग होता है स्त्री से, वो होता है XY। ये Y गुणसूत्र जो होता है वो अलग होता है, और स्त्री में या महिला में, सॉरी मादा में
ये 22 सेम होते हैं और उसके अलावा XX का जोड़ा होता है। यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे लिंग निर्धारण के समय वो समान बनेंगे। मादा से जो युग्मक बनेंगे वो समान बनेंगे, यानी कि जितने भी अंडे बनेंगे, ओवा बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, उसमें सभी में X गुणसूत्र होगा। और नर के जो शुक्राणु बनेंगे या जो युग्मक बनेंगे वो 2 प्रकार के बनेंगे। उनमें से आधे X गुणसूत्र युक्त और आधे Y गुणसूत्र युक्त, जबकि मादा से जो युग्मक बनेंगे वो पूरे के पूरे एक ही प्रकार के होंगे। जो 22 जोड़ा गुणसूत्र जो स्त्री और पुरुष में सेम होते हैं उनको अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं। उनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है। और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है वो लिंग निर्धारण में काम आता है, वो दोनों में अलग अलग होता है। लिंग गुणसूत्र जो होते हैं उनकी साइज या आकार अलिंग गुणसूत्रों से कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम होती है, छोटे साइज के होते हैं वो। अब लिंग निर्धारण की जो प्रॉपर तरीका है वो इस प्रकार से है, 44 + XY ये नर में, और मादा में है 44 + XX। और भाई 43 लिखोगे, 44 + XY। हाँ सर, 40 2 हो गई, 46 करने हैं। हो गए ना अच्छा, सर। संख्या लिखे, पेयर नहीं लिखे। हाँ सर, वो डबल पेयर। जब युग्मक जनन होगा तो इससे युग्मक बनेंगे 22 + X और 22 + Y। ये 2 प्रकार के अलग अलग युग्मक बनेंगे। ये युग्मक जनन के दौरान होगा जब युग्मक बनेंगे। जब मादा में युग्मक बनेंगे तो दोनों तरह के युग्मक 2 तरह के नहीं बनेंगे, एक ही तरह के बनेंगे, 22 + X और 22 + भाई युग्मक में तो संख्या आती रह जाती क्रोमोसोम की। हाँ सर, आती है। हाफ हो गई। अच्छा, 22 + X। अब जब निषेचन की क्रिया होगी, यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक से संयुग्मित होगा, उस दौरान यदि पुरुष का 22X महिला के 22X से संयोग करता है तो संतति होगी 44 + XX। यदि ये पुरुष का 22X महिला के 22X से संयोग करता है तो वही 44 + XX। अब यहाँ पर ये सिर्फ Y गुणसूत्र मनुष्य नर में पाया जाता है, इसी से लिंग का निर्धारण होगा। यदि ये 22 + X महिला के 22 + Y महिला के 22 + X से संयुग्मित होता है, निषेचित होता है, तो ये 44 + XY। और ये 22 + Y यदि महिला के 22 + X से संयुग्मित होता है तो 44 + XY। अब इसमें ये कॉम्बिनेशन दोनों जो बन रहे हैं, ये संतति पुत्री होगी। ये भी 44 + XX है, इसलिए पुत्री होगी। ये 44 + Y है, ये पुत्र होगा या नर संतति होगी। और ये 44 + XY ये भी पुत्र या नर संतति होगी। इस पूरे लिंग निर्धारण के प्रक्रम में पुरुष का जो युग्मक है और युग्मक का भी केवल ये Y गुणसूत्र, यही लिंग निर्धारण में पूरी तरह से इसी कारण से नर संतान पैदा हो रही है या संतान में विभिन्नता आ रही है। नर या मादा का डिफरेंशिएशन जो है इसी से हो रहा है, विभेद जो है। बाकी इसमें मादा का या महिला का कहीं भी कोई रोल नहीं है। महिला से जो युग्मक बनेगा वो सिर्फ एक ही प्रकार का बनेगा, 22 + X। सारे जो युग्मक बनेंगे वो एक ही प्रकार के बनेंगे। अब ये प्रायिकता 50% रहती है कि महिला का एक जो X वाला है वो Y से संयुग्मित करता है या X ही करता है, ये 50% पॉसिबिलिटी है। तो नर या मादा संतान होने की जो प्रायिकता है वो 50%। चलिए ठीक है। दिखा देंगे जूलॉजी में भी नंबरिंग कर दें। हाँ सर, जूलॉजी कंप्लीट हुई। बताएं मैडम आप। तो मैंने थोड़ा सा किया हुआ है सर। बताओ। फाइनल आप लोगों का ही है सर। प्राणी शास्त्र में मदन लॉरी सर का है, फर्स्ट दिया है सर मैंने, और सेकंड पीके गोयल साहब को, थर्ड GC जैन साहब का,
ठीक है। फोर्थ मैडम दीपिका वैष्णव, और फिर मैंने लास्ट तो ये अभी चूरू से आए थे उनको दे दिया। इनको बताएं कहाँ रखें सर? तो रमेश मनोज कुमार खंडेलवाल जी को। ये 5 और मेहरा लास्ट का ही है। ये मनोज खंडेलवाल जी को 5th कर लूं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और मेहरा को 6। ठीक। तो ये ऐसे रहा, मदन लॉरी जी 1st, पीके गोयल 2nd, जीसी जैन 3rd, दीपिका वैष्णव 4th, मनोज कुमार खंडेलवाल 5th और ये मेहरा जी 6th। ठीक है। कोई फिजिक्स में है? और फिजिक्स में है भी? 3 है, बुला लीजिए। एक आगे 2 रहेंगे, तो जल्दी करवाओ थोड़ा सा। अब क्या रह गया? हाँ, एक्चुअली आज डिपार्टमेंट जाना भी जरूरी है। हम तो चले ना, हमारा तो काम है ना। बैठे सर, आप भी देखिए, मतलब आप जो सब्जेक्ट के नहीं है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सब सब्जेक्ट वाले को जानते हैं। मैं आज वो बहुत आ रहा है। सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर क्या चला? किसमें सर? मैथमेटिक्स ना? आधा घंटा और लग जाएगा, आधा घंटा पहुँच जाऊँगा और फिर ये देखो चल बढ़ गए। लम्बी बैठी हो ना? ज़्यादा लगेगा आगे से। हाँ बैठो, मैंने आधा घंटा में भागूंगा। मेरा नाम है PM देखिए, मुझे पता नहीं था। आता हूँ मैं। हाँ डॉक्टर साहब, लगाओ कोई भी टॉपिक बताओ। हाँ सर, वो मैं कुछ देर के लिए सर आप लोगों को विद्यार्थी मान लूँ। विद्यार्थी ना, हम एक्सपर्ट नहीं है। तो विद्यार्थियों को गणित पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें आपका चेहरा जो है स्माइलिंग फेस रहना चाहिए। नंबर 2, कंसंट्रेशन। मैथमेटिक्स बिना कंसंट्रेशन और बिना स्माइलिंग पर्सन से आप मैथमेटिक्स को पढ़ नहीं सकते अच्छी। वो कहते हैं ना कि मुझसे पूछते हैं अक्सर कि आप सर क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा मैं खुशियों को गुणा कर दूं, दुखों को भाग दे दे, भूलों को घटा दे, सुनहरे सबको को जोड़ दे। मतलब प्लस माइनस इंटू और डीजे। और हमारी पूरी मैथमेटिक्स बेस्ड है इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, प्लस माइनस, खुशियों को गुणा करती। अब इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मैथमेटिक्स है, तो इनको गिनने के इनकी संख्या, जैसे आप कोई भी चीज़ को नाप सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। किसी भी चीज़ को नापी जाए तो उसको क्वांटिटी बोलते हैं। और उस क्वांटिटी को नापने के लिए वो एक सिस्टम है हमारा। बहुत से विद्यार्थी पढ़ाते तो है, लेकिन वो समझ सकता है कि ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, पी है, आर क्या है, दे डोंट नो। इसलिए हम इनको पूरा पहले पढ़ाने के पहले कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ए क्या है, ए क्या है, टू क्या है। तो हमारे सबसे पहले होती है कि एक संख्या होती है प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं सेट। प्राकृत संख्या का सेट नहीं जी, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। अब वो पूछते हैं बच्चों को पता नहीं इनके बारे में कि सभी नेचुरल नंबर की प्राकृत संख्या क्या कहलाती है। बोले जो नंबर जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, काउंटेबल। जैसे आपको 4 केले लाए हम, आप फोन कहेंगे सर 4 केले हैं। अगर 4 केले के साथ 1 केला टुकड़ा और भी डाल दिया तो आपको पूछेगा कितने केले हुए, तो आप नहीं बता सकते। तो जो चीज़ काउंट की जा सकती है वो प्राकृत संख्या बोलते हैं। 6 7 8 0 जो काउंट नहीं की जा सकती वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो 1 से नेचुरल नंबर 0 भी आजकल मानने लग गए काउंट में, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट ने इसको पूरा नहीं दिया है कि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। उसके बाद ये हम 1 2 3 4 के बाद 2 भागों में बांटते हैं। आई मतलब उसमें माइनस नेगेटिव -4 इसको बोलते हैं इंटीजर्स और हिंदी में पूर्णांक। प्लस भी आ गए, नेगेटिव आ गए, इनको पूर्णांक बोलते हैं। ये नेचुरल नंबर भी आते हैं वैसे, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स 0 इनका सेंटर है, ये देखो पॉजिटिव मतलब, और ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, ये सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज नंबर 2। एक थर्ड होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स
इसमें दो चीज़ों के अनुपात को, दो संख्याओं के अनुपात को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेशियो। 1/2, 3/4, 5/6। लेकिन इसमें खूबसूरत बात यह है कि हमने इसको जीरो को अलाउ नहीं करते, क्योंकि जीरो भी तो नंबर है ना। 1/0 is not number. We don't allow zero to divide any number. The permission of division any quantity by zero is not allowed. जीरो से भाग के किसी भी संख्या को हमारे गणित में अनुमति नहीं है। अगर अनुमति दी जाए मैथमेटिशियन की तो 5 का नोट 10 के नोट के बराबर हो जाएगा, 1 रुपये का नोट 20 के बराबर। गणित में रूल निकल गया है तो आप ये 1 रुपये या 100 रुपये दो। इसलिए डिवीजन बाय एनी क्वांटिटी बाय जीरो इज नॉट अलाउड। और हम इसको वो नहीं मानते इन्फिनिटी है, बट इट इज एब्सर्ड। इस दूसरी भाषा में इसको करते तो ये परिमेय संख्या है। किसी भी दो संख्याओं को भाग लगाए तो ये इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और तीसरा होता है आइला इरेशनल नंबर, जैसे ये √2, √5, √7, दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये इनको कहते हैं एग्जैक्ट नंबर, इनको नॉन एग्जैक्ट नंबर। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है √2, ये पैथागोरस ने खोजे थे। √2, √5, स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी। ये 2000 वर्ष पहले की बात है, 2000 BC के। पैथागोरस एक साइंटिस्ट है, ग्रीक साइंटिस्ट, उसने ये √2 की खोज करी थी। क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि अभी का डेसिमल बहुत बड़ा 2.4468 पर 11 पर कितने डेसिमल पाई इज नॉट एग्जैक्ट नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। सो इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। 3/4, 1/4 इनकी तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। 1/2 0.5, 5/2 कुछ आ जाए, पॉइंटों में आ जाए। तो ये एग्जैक्ट नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर है, ये बट ये एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए इनको बोलते हैं इरेशनल। जैसे कहते हैं ये बॉय इरेशनल है, बट हम पसंद नहीं है इसलिए इरेशनल बॉय। तो ये इनको बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट नंबर। √5, √3, √8 इज सेट ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर। उसके बाद जो हम सर देयर इज अ क्वेरी यूज करते हैं ABC XYZ। टॉपिक करें सर एक क्वेरी। हमें ये पता है कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7, तो 22/7 रेशनल नंबर है रेशनल? हाँ, वो आप वो सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे ही है कि ये वैसे उस 22/7 वैसे लगता है रेशनल नंबर। 22/7 डिवीजन है 2 नंबर, बट वो उसकी टू फैसिलिटेट लिए हमने उसका वैल्यू मान रखा है। अदरवाइज पाई की वैल्यू अभी तक भी 5000 वैल्यू तक पॉइंट डेसिमल तक निकाल चुके साइंटिस्ट। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पाई को स्पेसिफाई किया अपन ने वो इरेशनल नंबर, इसको सिंपलीफाई के लिए हम इसको 22/7 मानते हैं। नहीं 22/7 इरेशनल है या रेशनल? ये 22/7 तो रेशनल है। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था ना। 22/7 जो है उसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेरे पास, 22/7। सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस 22/7 इट इज इजी, because to use 3.140568 up to so many decimal, you know, scientists has discovered the पाई की वैल्यू अप टू 50,000। पाई का मान 5000 तक तो मैं देख चुका हूँ। सो इट इज इरेशनल पाई ई, ये सब इरेशनल नंबर है। चलो ठीक है। आपको सर इरेशनल संख्या पता नहीं है, अभी ये समझ नहीं पाएंगे इरेशनल संख्या किसे कहते हैं। क्लियर नहीं हुई इनको, मतलब स्पेसिफाई कैसे इनको क्लियर नहीं हुई कि इरेशनल संख्या क्या है। रैशनल नंबर तो अपने को पता लग गया कि 2 नंबर को अपन ने मतलब डिवाइड किया। हाँ, इरेशनल नंबर्स को कैसे पता लगेगा? इरेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी, क्यूब रूट ऑफ एनी क्वांटिटी। नहीं, पाई में स्क्वायर रूट कहीं आता ही नहीं। इनका मतलब कहना है कि पाई भी इरेशनल क्यों मानते हैं अपन, ई को क्यों इरेशनल लेते हैं, उसमें स्क्वायर रूट आता ही नहीं है। हाँ, ये कुछ नंबर है पाई ई भी आता है। तो परिभाषा तो होगी कॉमन भाई इरेशनल संख्या किसको डिफाइन करते हैं? तो वही है जो रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। पाई टू फैसिलिटेट द ये शायद पीटीवी में बहुत कम आते हैं। आगे काम और कोई टॉपिक आएगा। If you use the value of pi 3.14568, it is difficult to solve the question. So what we do, we assume that pi can be written as a 22/7. It is a ratio of the circumference of the radius pi. So by this 22/7 is in fact it is a rational number, but to facilitate इसको सुविधा के लिए हमने 22/7 पाई का मान रख सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या सर आपका क्या लिया आपने?
टॉपिक कोई लिया होगा ना, क्या ये टॉपिक? नंबर सिस्टम पे है, नंबर सिस्टम पे है। इसमें आगे और भी है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। अब कई बच्चों को पता नहीं एक्स क्या है, बाकी एक्स इट इज सिंबल टू रिप्रेजेंट ए वेरिएबल क्वांटिटी। एक चेंज क्वांटिटी के उसका एक सिंबल है, नंबर नहीं है। व्हाट इज ए? इट इज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, स्थिर क्वांटिटी को नापने के लिए हम ए रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी ये सब सिंबल है। ठीक सर, ठीक है सर, ओके, ठीक है। गुड, थैंक यू सर। थैंक यू सर, सॉरी फॉर नहीं रुक दो बस। हाँ। सर बहुत बहुत चीज़ एज्यूम करते हैं ना, एक्स वाई जेड की है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय नाइस। शशि, बुलाओ सर, नेक्स्ट बुलाओ प्लीज। बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो, बोलो क्या? हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो बेटा, फोन करा था। उनकी सरस्वती जी कोई टॉपिक बताओ, लेके पढ़ाओ। सर जैसे मैं अपने पीपीटी में लेके आया हूँ। हाँ कुछ भी पढ़ाओ, वो लिख के बता दो थोड़ा सा बोर्ड पे। आपको टॉपिक पूरा नहीं करना है, कोई भी एक ले लो, आप उसको एक्सप्लेन करो। बस 2 मिनट में बता दो कैसे एक्सप्लेन करते हो, हमें यही देखना है। मैं आपसे एज ए स्टूडेंट होने की हाँ बिल्कुल। तो बच्चों आज मैं सबसे पहले आपको ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और जिसके शॉर्ट ट्रिक्स फटाफट से निकल जाती है, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारी स्पीड भी मैटर करती है। तो एक टॉपिक हम लेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अवकलन। जब हमारे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो फटाफट से हमको सॉल्व करना होता है। तो आप देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ कि क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न है साइन इनवर्स √1 प्लस cos x/2 का अवकलन। इसका अवकलन करना है हमको सबसे फास्ट टाइम में। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये x है, हम इसको अगर x² के टाइम में तोड़ दें तो फटाफट x माइनस हो जाएगा। हमको फार्मूला पहले से ही पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा = cos 2 थीटा। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसको अगर तोड़ दें तो ये क्या निकलेगा, √1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 डिवाइड बाय 2। अब आप देखेंगे 1 से 1 कट गया और 2 से 2 कट गया। आपके पास बहुत टाइम है। अच्छा, हाँ मतलब कंफर्टेबल रहिए। हाँ तो बच्चों आप देखोगे कि अंडर है और स्क्वायर है तो इजी टर्म में टूट गया है, बिल्कुल आसान टर्म में टूट गया। आप देखेंगे कि ये सिंपल सा क्या हो गया, cos x/2, cos x/2। अब इधर है साइन इनवर्स, इधर है cos, तो बस हमको क्या करना है, cos को साइन में कन्वर्ट करना है। बड़ा आसान, कैसे करेंगे, बस आप देखिए उधर cos π/2 - x/2 = sin x/2। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, sin π/2 - x/2। साइन इनवर्स चली रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कराने के बजाय कुछ सीरीज। अब आप देखेंगे कि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स तो फटाफट से इसको देखिए। और ये कांस्टेंट है, एक नियत राशि अचर है, इसका 0 होगा। x/2 का अपने को पता है, माइनस x कांस्टेंट है 1 है, इसका अवकलन कितना होगा 1, तो क्या आ जाएगा -1/2। तो साइन इनवर्स 1 प्लस cos x/2 का अवकलन -1/2। इसमें सर कहीं पर भी अवकलन का आपने वो लगाया नहीं, डिफरेंशिएशन का आप वही साइन कह तो रहे हैं। लगाइए, हाँ। कर क्या रहे हैं नहीं पता लग ये रहा। पता नहीं लग रहा है। नो नो, दिस इज वही मान करके पहले ले लो, कैसे करते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी मत करो आप इतनी। प्रश्न बच्चों को समझाना भी है। मैथमेटिक्स में सिस्टमैटिक करना। होना बहुत जरूरी है सर। हाँ। ऐसे बीच में से उठा करके अपन नहीं शुरू कर सकते। आराम से बताओ आप सिस्टमैटिकली। प्रश्न ये है हमारे पास कि साइन इनवर्स 1 प्लस cos x का अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। तो मान लिया कि हमने कि y = साइन इनवर्स 1 प्लस cos x/2, इसको y मान लिया। अब इसका मतलब प्रश्न ये कह रहा है हमसे कि हमको dy यानी इस y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx, और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx = d/dx।
जब तक ये नहीं लिखोगे तो फायदा क्या हुआ कुछ भी कराने का। मतलब ये कोई अपने को कुंजी थोड़ी बनानी है सर, कुंजी नहीं बना रहे अपन। तो ये आ जाएगा d/dx पूरा इसका सब। तो यहाँ इसके बाद ये हो जाएगा cos को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया। और दो इंपॉर्टेंट इसमें चीज जो याद रखने की मेमोरी टिप्स हैं वो हम याद कर सकते हैं। एक तो जैसे उसमें दिया हुआ है अपने cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 - 1 नंबर 1 मेमोरी टिप्स। नंबर 2 इनकी चिट्ठी आई थी ना डिपार्टमेंट में। इसमें क्या है कि आपने अवकलन से ज्यादा बता दिया कि सिंपलीफाई कैसे करें। पहले ये बताना चाहिए सिंपलीफाई किया आपने, जो साइन इनवर्स और जो अंडर रूट में है उसको पहले सिंपलीफाई किया, उसके बाद में डिफरेंशिएट किया, पहले थोड़ी किया अवकलन आपने। तो वो पहले बताओ ना कि पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज है। आप तो सीधे अवकलन पे आ गए, पहले आपने अवकलन का ही नहीं किया, अवकलन लास्ट में किया आपने। पहले तो आपने जो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 + cos x होल अपॉन 2 इसको सिंपलीफाई किया। आपने ये बताना चाहिए स्क्वायर रूट जो पहले है उसको पहले रिमूव करना है अपन को। ये स्टेप बाय यही से चले सर, जैसे कि इसको हमने सबसे पहले तोड़ा क्योंकि इस पूरे का करना है, स्टेप बाय चल रहे हैं। तो नहीं क्यों तोड़ा, ये तो वही क्यों तोड़ा, तोड़ने की जरूरत है क्या, ये पूछ रहा है बच्चा। इजी करने के नहीं इजी मतलब कैसे, क्यों तोड़ने जरूरत है क्या तोड़ने की, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को सर स्पीडली क्योंकि ऑब्जेक्टिव है सर यहाँ कंप्लीशन में फटाफट से जो क्वेश्चन होना। एक फटाफट का मतलब ये कि अंडर रूट का रहने देते तो कैसे करते हैं। क्यों तोड़ा, वही तो बात है ना, मतलब मेन चीज है ना। आप अंडर रूट ठीक है, आप सही कर रहे हो, हम नहीं कह रहे, लेकिन तोड़ा क्यों, क्यों सिंपलीफाई किया ये बताना पड़ेगा ना पहले। अगर स्क्वायर रूट ही रहता तो क्या प्रॉब्लम थी। इससे हम इस पूरे टाइम को अज्यूम करना पड़ता कुछ। हाँ अज्यूम करने से प्रोसेस और लेंथी हो जाता, होता वही प्रोसेस तो वही रहता, लेंथी हो जाता। मैं सर यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता था cos थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। आपने यूज किया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे फिर ये +1 क्योंकि दिया हुआ है पॉजिटिव में तो उससे -1 को क्रॉस हो जाता है, ठीक है। इससे पता चला नहीं माइनस में प्लस ले रहा हूँ तो फिर 2 में कॉमन लेके कट भी कर सकता हूँ। उसमें नहीं होगा क्योंकि sin थीटा में हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। बच्चा डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos थीटा बाय 2 रखता है, राइट। 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा। तो डायरेक्ट याद करता है आपने ये 1/2 क्यों पुट किया, लाइक बच्चा तो डायरेक्ट जानता है फॉर्मूला। तो the basic idea is you have to differentiate between a tutor and a teacher. What you are doing is you are teaching us like a tutor. It has to be like a teacher. तो मैंने ये सॉल्व करने वाला ट्रिक है, ये बच्चों को नहीं बताना चाहिए। शॉर्टकट तो तो कोई बताना की जरूरत ही नहीं, फंडामेंटल बताना जरूरी है। इसीलिए है कि शॉर्ट में एक ऐसा टॉपिक मैं लेना चाहता था जिससे 2 या 3 आसान टॉपिक अपने से क्लियर हो। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह की कोई ट्रिक आती है, इसमें कुछ तोड़ दिया या कुछ ऐड कर दिया तो क्वेश्चन फटाफट से हो जाता है। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करेंगे तो माइंड इस तरह से डेवलप होगा कि या तो इसको तोड़ दें तो हो जाएगा या फिर इसमें एडप्ट कर दें। इसका कुछ थ्योरी पार्ट कुछ ले थ्योरी पार्ट कुछ ले तब पता पड़ेगा। और क्या टॉपिक करके आए हो बढ़िया साहब थ्योरी इसके अलावा, अवकलन के अलावा? इसके अलावा मैं मैट्रिक्स देखता हूं, आव्यूह मैट्रिक्स और एक क्वेश्चन बड़े आते हैं जो आईआईटी या ऑब्जेक्ट्स में आते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स बता कि अगर ये बलून या ये गोला इतनी देर में मोटा फैल रहा है, इसकी त्रिज्या इतनी डबल हो रही है तो इसका आयतन कितना बढ़ेगा, या ये इस दर से ये कम हो रहा है तो ये कितना। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आईआईटी या पीईटी के एग्जाम में मैथ में आया करते हैं। तो उसके लिए हमें अवकलन करेंगे या उसका रेशियो घात देखेंगे कि किस घात का वो है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि v इक्वल टू, अगर हम एक गोले का आयतन को कंपेयर कर रहे हैं उसकी त्रिज्या से तो v इक्वल टू, ये सेकंड एग्जांपल, v इक्वल टू। अंकित आप न्यूमेरिकल्स मत लीजिए, आप एग्जांपल में आपको एक थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करिए, क्योंकि पहले जब थ्योरी बताएंगे उसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे आपके सारे के सारे। थ्योरी में आप कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हम देखना चाहते हैं ना। कुछ भी डिफरेंशिएशन की कर दीजिए चाहे मैट्रिक्स की कर दीजिए। मैं डिफरेंशिएशन अवकलन की बात करता हूँ तो हम देखेंगे कि कभी भी किसी दो राशियों में आपस में जब एक संबंध स्थापित होता है एक समुच्चय में, तो या तो वो एक दूसरे के हिसाब से बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं। अब ये जो दर होती है कि किस दर से वो आपस में घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसको हम अवकलन कहते हैं। जब आप देखेंगे कि हमारे पास दो समुच्चय हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू 4 3 2। जैसा हम देखेंगे या जब हम a के सापेक्ष को करते हैं तो ये बढ़ता है, दो जैसे हम a में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे b में घटता जा रहा है। तो इसका अवकलन किस दर से एक दूसरे से जो माना कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। जैसे कि हम यूं मान ले a इक्वल टू r, त्रिज्या को अगर हम a से बता दें और इसको हम
आयतन वॉल्यूम कहते हैं या क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक का क्षेत्रफल इसका स्क्वायर 1 होगा, किसी भी चीज का, इसका 4 होगा, इसका 9 होगा। और अब ये दो समुच्चय हैं, इनमें किस दर से, यानी कि आर जो त्रिज्या है समुच्चय ए और समुच्चय बी, ये आपस में रिलेशन में है। हमको दिखने में आ रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये किस तरह से आपस में लिंक है। अब हम इसको देखेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे इसके सापेक्ष, तो हम देखेंगे कि ये इसका स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल स्क्वायर टर्म में बढ़ रहा है। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे यानी कि dA/dr करेंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर का इससे ही पता चलेगा कि इसका एरिया समुच्चय तो डिस्क्रीट नंबर हो गए, ये तो आपने समुच्चय लिया है, तो डिस्क्रीट का क्या कर सकते हैं अवकलन? अपन नहीं कर सकते। तो फिर आपने तो समुच्चय एग्जांपल तो लिया, डिस्क्रीट नंबर लिया आपने। बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपस में दो राशियां आपस में संबंधित हैं, तो वो किस तरह से संबंधित हैं? सर मैं वैसे मैथमेटिक्स की टीचर नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि शायद अपन इस तरह से बताते हैं, कुछ लिमिट्स के बारे में बताते हैं, कुछ इस तरह से डिफरेंशिएशन को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं फंक्शन, इस तरह की चीजें बतानी होती हैं। थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में है, आप देखेंगे जब ब्रॉड नहीं ओवरव्यू है ये। ये इस तरह से है मैम कि जब हम एक से दो पे या कोई भी दो फलन है, एक फलन ये है और दूसरा फलन है, एक x फलन है, एक y फलन है, fy, दो फलन है fx और fy। अब ये आपस में एक दूसरे रिलेटेड हैं। अब हमें ये देखना है कि fx में थोड़ा सा आगे जाते हैं या थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो इसमें ये कितना अंतर आता है। अवकलन बिल्कुल मान्यूट सा चेंज है, यानी अगर हम किसी फलन में हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे करके देखें, तो उस राशि से संबंधित राशि कितनी सी बढ़ती है या घटती है, उसको हम अवकलन। और वो कैसे निकालते हैं? इसके लिए देखा जाता है कि एक जो राशि अगर fx थोड़ा सा बढ़ रहा है तो fy कितना बढ़ेगा, ये कैसे लेंगे? ये बताइए ना, अवकलन में यही देखना चाह रहे हैं भाई। dy/dx का जो मीनिंग है वो क्या है, वही तो बताना है आपको। मैडम यही तो कह रही है। मिटा के रखो, मिटा के वापस से लिख लो। ये जो आप कर रहे हैं सब बच्चे देख रहे हैं, ओके समझ में आएगा मैडम। और बहुत जल्दी में मत रहिए, आपको कहाँ जाना है बताइए, यहाँ रहिए आराम से और समझाइए हमें। हमें कुछ नहीं समझ में आया अभी तक, सवाल आपने जरूर कर दिए। ये क्या ले रहे हो? कि दो इसमें फलन है जो आपस में, हमें ये देखना है कि आपस में संबंधित है या नहीं। तो अगर हम अवकलन के लिए दो फलन जरूरी है क्या? दो राशियां कोई जो आपस में संबंधित होना जरूरी है। तो राशियों की क्या बात करें, फंक्शन की बात करें, अवकलन किसका करेगा? राशियों का करोगे, फलन का करोगे? राशियों का करते हैं, फलन का नहीं करते। फलन का करते हैं, राशियों का। इससे कैसे काम चलेगा? नहीं छोड़िए, पर फंक्शन का करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो दूसरी चीज है, वो तो आप जो कह रहे हो, कहना चाहते हो, वो तो फंक्शन पे आएगा। कोई y इक्वल टू फंक्शन f(x) आप कह भी रहे हो वहाँ पे, तो x एक स्वतंत्र का और y स्वतंत्र का, वो बोलना चाहिए आपके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम dy/dx करते हैं, इसका मतलब ये है कि x को न्यूनतम 0 से बिल्कुल शून्य की तरफ ले जाएं, टेंड्स टू 0, यानी इतना कम हो x कि बिल्कुल 0 के करीब हो, तो y पे क्या फर्क पड़ेगा? y पे क्या फर्क पड़ेगा? दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। यदि x की वैल्यू इतना कम ले जाएं हम कि 0 तक आ जाए, बिल्कुल उससे थोड़ा सा ज्यादा है थोड़ा सा कम, तो y पे क्या फर्क पड़ेगा? इसको हम अवकलन कहते हैं। इस या इसका इसका तात्पर्य ये है कि y का x के सापेक्ष। ठीक है मैडम, थैंक यू। आप PhD में हैं, तो टाइम कैसे निकालेंगे? सर वैसे हम 5 डे वीक है, और उसके अलावा भी क्लासेस भी 5 डेज ही होती हैं। ओके। तो जैसे मैं आप सभी निन्वा में हैं, टाइम तो निकल जाएगा सर आपको, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अनुभव है क्या कहीं आपको? सर अभी सर आइए प्लीज, आ जाइए सर, आइए सर, लाइक सीरियस स्टूडेंट्स। राकेश बाबा आपको जानना नॉलेज तो है उसको, लेकिन बहुत जल्दी चलता है।
नहीं टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल। टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं वो जो सिस्टमाइजेशन होना चाहिए ना कि आपको पहले तरीके से आप ये तो शुरू करिए कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं, ये पता ही नहीं है, ये डजंट हैव एन आइडिया व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ये कोई बूंदी में कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लिया तो इसलिए बता दिया बस मतलब नहीं वो फंक्शन भी नहीं, फंक्शन आइडिया ही नहीं फंक्शन क्या है। मैडम हमने क्वालिफिकेशन में बी बीटेक को भी शामिल हाँ नहीं ठीक है, पर्पस होना चाहिए ना, कोई बुरा नहीं है। नहीं सम ऑफ देम मे बी गुड बट बुलाओ नेक्स्ट पर्सन वाज नॉट। तीसरा चंपल लाल भी है क्या? अच्छा ये खत्म है, तो मैं इसको दो ही है, दो ही है मैथमेटिक्स बस। इनका दोनों भी पसंद नहीं आए, उनका प्रोनाउंसिएशन पर नहीं पता था क्या, दोनों ही बेकार है, दोनों ही नहीं आए, डेंजरस है। अच्छा मीठा नहीं है, काटो ही मत छोड़ो। अब फिजिक्स के बुला लो भैया, इसमें तो कोई बैठ नहीं रहा। जो मैडम मैथमेटिक्स में तो हम दोनों ही पसंद नहीं आए। फिजिक्स में और कौन है बस ये कितने? दो ही आए हैं मैथ में। ठीक है सर। मैडम का तो प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, वो आईडी साहब पहले होंगे, अभी जो बात करें ना दोनों ही मेरे और ख्याल इन से दोनों में से सर नो 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 है दोनों, नो नो है दोनों कुछ भी नो नहीं है, वो भी नहीं, पहले वाले भी टॉपिक क्लियर नहीं कर पाए, क्या किस पे दे रहे हैं? शेर थोड़ी तो बिल्कुल छोटी क्लास दिस 5। पर्सन इज डेंजरस एक्चुअली। हाँ हाँ बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आइडिया ही नहीं हो और आप सिर्फ सॉल्यूशन करना इज नॉट द शॉर्टकट, वो भी नहीं, सॉल्यूशन करना कोई क्राइटेरिया नहीं होना। इसमें कितने बाकी हैं? एक तो आ गए, इनके अलावा बुला लो भैया। बोला होगा, सोई तो रहेगा कौन आगे ज्वाइन करने वाले तो मैथ का तो नो नो लिख लें सर। बिल्कुल प्लीज नो लिख दीजिए। आ गया लोग, उसमें कुछ अलग से बोलाना और बुलाइए सब थोड़ी सी, ऑब्लिगेटरी मांगेंगे सर। दोनों ही वैसे रहेंगे। आ गए ज्वाइन करने आ गए, नहीं बस आ ही गए, उनका हो गया। कौन हो गया कौन? अरे वो अपने टीचर आएंगे, टीचर्स अपने ज्वाइन करेंगे ना, आज डिपार्टमेंट आएंगे तो इसलिए जल्दी हो रही हाँ थी, सही है। सब लोग पहुंचे। चलो बताइए, बताओ कोई टॉपिक लेकर पढ़ा। क्या नाम है? गिरीश गिरीश कुमार, ठीक। जिसमें आज हम कमी प्रेरण है द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। सर दिस इज पासवर्ड सिक्योर्ड। पासवर्ड रीड ओनली पर, रीड ओनली पे क्लिक कर दीजिए। प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। प्रेरण द्वारा पता आवेशन लग जाता है। किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में आए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है। ये दो चालक गोले हैं ए और बी, जो कि कुचालक स्टैंड पर स्थित हैं। वर्तमान समय में ये दोनों उदासीन हैं, क्योंकि दोनों में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान है। यूं ही इस गोले ए के पास कोई आवेशित छड़ लेकर आते हैं, माना कि मैं इसके पास धन आवेशित छड़ लेकर आया। धन आवेशित छड़ को इसके पास लाने पर गोले ए की पास छड़ के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है और गोले बी की छड़ से दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कैसे? यह आवेश का ध्रुवीकरण है। आवेश का ध्रुव दोनों में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान है, इसलिए टोटल आवेश 0। छड़ को पास में नहीं लाने से पहले जैसे ही इस छड़ को पास में लेके आए तो विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। तो इसलिए इनके मध्य जो धनावेश और ऋणावेश थे उनका ध्रुवीकरण हुआ। ऋणावेश इसकी तरफ आकर्षित हो गए और धनावेश इससे दूर प्रतिकर्षित हो गए। ये क्लियर होने चाहिए हर स्टेप पे। हाँ यह पूरा प्रेजेंटेशन 15-20 मिनट का है, मैं सीधा लास्ट स्लाइड पे पहुंचा। नहीं आप तो स्लाइड वाइड टाइम सबको खूब है, आप तो भूल जाओ। अपना आप तो बस यही सोचो कि हमें समझाना है आपको, जो भी आप यहाँ बोल रहे हो उसको। लास्ट स्लाइड की ना कोई टाइम नहीं, स्लाइड है वहां पर आगे नहीं स्लाइड वाइड को भूल जाओ आप। आपको जो समझाना आप यहीं पे समझाओ 5 मिनट में, जो भी एक ले लेना चाहते हो आप, और तसल्ली से। कोई भी वस्तु पर उदासीन, कोई वस्तु पूरी तरह से उदासीन होती है, चूंकि उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है, इसलिए टोटल आवेश 0। यहाँ पर ये दो गोले थे जो कुचालक स्टैंड पर स्थित थे। इन दोनों में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान, इसलिए टोटल आवेश या कुल आवेश 0।
समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। गोले ए के पास जैसे ही धनावेशित छड़ लेकर आए तो इनमें से जो ऋणावेश था वो छड़ के तरफ आकर्षित हो, तो गोले ए के छड़ के पास वाली सतह पर ऋणावेश प्रेरित हो गया और इसका समान प्रकृति का आवेश छड़ से दूर वाली सतह पर यानी गोले बी की इस सतह पर प्रेरित हो। सर ए और बी संपर्क में है क्या? मिले हुए हैं दोनों। ए और बी संपर्क में है, दोनों मिले दोनों टच है, तो इस स्थिति में दोनों स्पर्श है, इसलिए दोनों एक ही वस्तु मानी जाएगी। तो हमने दो क्यों लिए हैं फिर वस्तु है? हमें आवेश प्रेरित करना है, इसको आवेशित करना है, प्रक्रिया आगे चलेगी। सर हम फिर दो वस्तुएं ले क्यों रहे हैं? अगर हमें गर्भवती मैंने एक वस्तु लेते हैं वो प्रक्रिया दूसरी, उस प्रक्रिया के द्वारा भी कर सकते। आप एक वाली बता रहे हो ये तो एक ही वस्तु हुई ना, अगर मिली हुई तभी ऐसा होगा। दो अलग अलग ले रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा ना, उस वजह से ले रहे होंगे। एक में इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है वो बताना पड़ेगा ना आपको। यहाँ वो बात ऋणावेश प्रेरित हो गया, इसकी दूर वाली सतह पर धनावेश प्रेरित हो गया। यहाँ तो ठीक है, ये ठीक है। अब छड़ को यथास्थिति रखते हुए गोले की दूर वाली सतह को भू संपर्कित कर देते। भू संपर्कित करते हैं तो ये धनावेश इससे प्रतिकर्षित होता है और ये पृथ्वी में चला जाएगा। ये पृथ्वी में चला जाएगा तो इस सतह पर आवेश की मात्रा शून्य, परंतु ऋणावेश धनावेश से बद्ध रहता है, बंधित रहता है। अब भू संपर्क को भी हटा दें तो ऋणावेश यथास्थिति रहेगा क्योंकि इस छड़ के द्वारा ये बंधित है, बंधा हुआ है। जैसे ही आप छड़ को हटा देते हैं तो ये ऋणावेश इस गोले की संपूर्ण सतह पर समान मात्रा में फैल। यहाँ छड़ को गोले के संपर्क में लाए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित, जो मैं प्रक्रिया समझा रहा था वो भी सेम ही है, उसमें भू संपर्कित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस पर ऋणावेश प्रेरित होगा, उस पर धनावेश प्रेरित, वो भी समझा दो। यदि इस गोला ये गोला इसके टच में है, संपर्क में है, तो ये गोला थी, ये भी कुचालक स्टैंड पर है, दोनों में कुल मिला के ऋणावेश और धनावेश की मात्रा समान, तो दोनों इस समय विद्युत की उदासी। जैसे इसके पास छड़ावेश लेके धनावेशित छड़ लेके आए तो इसकी पास वाली सतह पर ऋणावेश प्रेरित हो गया क्योंकि एक चालक है, आवेश में गति करता है, तो ये यहां पर आवेश रुकेगा नहीं, आवेश हमेशा चालक की बाह्य सतह पर उपस्थित होगा, तो ये धनावेश यहां पर प्रेरित हुई। ये धनावेश कोई अलग से उत्पन्न नहीं हुआ है, दोनों में ऋणावेश और धनावेश की कुल मात्रा, ऋणावेश जितना था उतना ही धनावेश था, तो कुल मिला के 0 था। लेकिन जैसे ही इसको छड़ को पास लेके आए तो ऋणावेश को इसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और धनावेश को प्रतिकर्षित कर लिया, तो धनावेश यहां। अगले चरण में, अगली प्रक्रिया में इन दोनों गोलों की बीच की दूरी बढ़ाते। जैसे ही दोनों गोलों की बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो ये धनावेश अपनी यथास्थिति पर ही रहेगा, छड़ अपनी यथास्थिति पर ही है, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन अब यदि अगली प्रक्रिया में छड़ को हटा लेंगे तो ये ऋणावेश और ये धनावेश एक दूसरी तरफ आकर्षित हो और यहां से गति करके इसकी विपरीत सतह पर यहां पर आए। इसके अंदर अब ऋणावेश की मात्रा है, इसके अंदर धनावेश की मात्रा। इसका जो धनावेश था वो उसमें चला गया और इसका ऋणावेश इसमें। जब ये पहले संपर्क में, अब ये दोनों अलग अलग कर दिए, इसलिए इनका आपस में आवेश का आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे ही अपन ने छड़ को हटाया, जैसे ही छड़ को हटाया तो ये ऋणावेश धनावेश की तरफ आकर्षित होगा और ये ऋणावेश यहां से गति करता हुआ यहां पर आएगा। और ये धनावेश यहां से गति करता हुआ यहां आएगा। सर धनावेश गति करेगा क्या? ये धनावेश गति, धनावेश की मात्रा प्रोटॉन की मात्रा से ज्यादा। प्रोटॉन पर क्या है, इसमें परमाणु है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, प्रोटॉन इसकी तरफ आकर्षित। क्या कह रहे सर? क्लियर नहीं कर रहे। ये दोनों संपर्क में थे,
जब ये दोनों संपर्क में थे तो उसमें दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन थे और मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गए। तब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचे ना, सारे उधर चले गए। धनावेश की जो छड़ थी, उस धनावेश की छड़ ने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा, हाँ जी, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती। हाँ जी। इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश को दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि ऋणावेश को। हाँ। अब इसमें ऋणावेश है, अब जैसी गोलों की बीच की दूरी उतनी की उतनी है, जैसी छड़ को हटाया तो इसका ऋणावेश इधर और इसका धनावेश इधर, क्योंकि दोनों में आकर्षण। यदि इन दोनों गोलों की बीच की दूरी और बढ़ा दें, इन दोनों गोलों की बीच की दूरी और बढ़ा दें तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव से दूर हो जाते हैं, और एक दूसरे से प्रभाव से दूर होते हैं तो ये ऋणावेश इसकी पूरी सतह पर फैले और ये धनावेश इसकी पूरी सतह पर। इस तरह से छड़ को बिना संपर्क में लाए इस गोले पर विपरीत प्रकृति का आवेश और इस गोले पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो गया। आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, आवेश का ध्रुवीकरण हुआ। आवेश न तो उत्पन्न होता है न पैदा होता है, आवेश संरक्षण कर सकता है। जैसे इस गोले को इनकी बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो इनकी बीच की दूरी बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे के प्रभाव से हट जाएंगे और इस पर पूरा धनावेश की पूरी सतह पर, बाहरी सतह पर फैल जाए। इससे पहले इसको भूसंपर्कित किया था तो धनावेश जमीन में चला गया। यहाँ इसको भूसंपर्कित नहीं किया, यहाँ ये भूसंपर्कित करने की अवस्था नहीं पड़ी। दो चालक गोले लिए थे तो एक पर ऋणावेश और एक पर धनावेश प्रेरित। और कुछ बताना चाहेंगे? ये तो प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके बाद यदि हम इस दो आवेशों के बीच में लगने वाली बल की अपन बात करें सर। प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल हैं। विद्युत बल, वृत्तीय बल, दुर्बल बल और प्रबल। यदि हम वृत्तीय बल और प्रबल बल की बात करें, यदि हम देखें कि जमीन पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े तो इस समय इन कागज के टुकड़ों को पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती, लेकिन सूखे बालों से रगड़ा हुआ कंगा यदि इन कागज के टुकड़ों के पास में लेके आए तो हम पाते हैं कि ये कागज के टुकड़े इस कंगे से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि जमीन की तुलना में ये कंगा बिल्कुल सूक्ष्म वस्तु, तो इस कंगे ने भी इस पर बल लगाया, कागज के टुकड़ों पर बल लगाया और कागज के टुकड़ों पर पृथ्वी ने बल लगाया। पृथ्वी और कागज के टुकड़ों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वीय बल है और कंगा जो कि सूखे बालों से रगड़ा हुआ था उसको इसके पास में लेके आए तो कागज के टुकड़े और कंगे के बीच में लगने वाला बल विद्युत बल। तो यहाँ एक चीज जाहिर हो रही है, एक चीज पता लग रही है कि विद्युत बल का मान गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत अधिक होता है, यानी विद्युत बल गुरुत्वीय बल से प्रभावित। दो आवेश, दो बिंदु आवेश दूसरा बिंदु आवेश ठीक है गुप्ता जी, मेरे ख्याल से दैट इज इनफ नाउ। ठीक है, ठीक है। कितने हो गए? 2 और से एक या 2 और हैं, पता नहीं। 5 आए शायद फिजिक्स में, तो 2 ही हुए हैं अभी। 3 और हैं। 2 और हैं। 3 और है ना? 4 ही है। चलो 4 है। तो दोनों कंफ्यूज लगे। एक्चुअली तो इन्होंने कोई टॉपिक लिया ही नहीं। ऐसा टॉपिक लेते ना कोई ये पढ़ाने वाला तो कुछ टेस्ट होता ले लिया, कोई वो ले लिया, बस जमा नहीं अब आप बोल देना, अब आप के टॉपिक ये वाला बताओ। ये खुद भी मेरे को तो स्पष्ट नहीं लगे अपने विचारों में। जो बता नहीं, अभी तो 2 ही आए। हाँ, 2 यही दूसरे वाले ना सर, गिरीश कुमार गुप्ता। गिरीश कुमार और योगेश भी पहले ऐसा ही था। योगेश तो खैर बिल्कुल ही नहीं, वो भी ऐसे ही था। वो तो बहुत ही बुलाओ नेक्स्ट को, बुलाओ। बस 2 और करके रख।
लास्ट है ना, हो गए होना चाहिए। 2 और बचे। अखिलेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो लेक्चरर हैं स्कूल एजुकेशन में। आप तो श्रीवास्तव बोर्ड भी साहब बता दो ना, टोपी कोई बात लेगा नहीं, ऐसे बोर्ड बोल भी दो। चल जाएगा। उसकी दिखाने की जरूरत बोर्ड पे चल जाएगा सर। मैडम नहीं नहीं सर को दे दो। तो यहाँ कर सकते ना, हो जाए। सीडी है क्या? सीडी है तो सीडी से टॉपिक पे लिया है ना कुछ, वो तो टॉपिक ही कुछ ऐसा नहीं था कि टीचेबल था ही नहीं कुछ। वैद्य दीप उनका टॉपिक ही सही है। विजुअल तो ठीक है, विद्युत ध्रुव लिए हैं जो जिस सिंपलेस्ट हट लिया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे ये शायद, फोर्स बताएंगे। नहीं, अभी तो कुछ बताया नहीं। डाइपोल का बताएंगे, जैन तो कुछ तो टंकी है ना। बिना होटल के जॉइन करोगे हैं? बिना होटल के ऑर्डर तो निकल गया। की जरूरत कहाँ है, खाली बोर्ड पे बता दे बस। और हाँ वैसे सिर्फ बोर्ड पे ही बता दें, इम्प्रूवमेंट कर दे बाद में, ठीक है, अभी बोर्ड पे बता दे। तो सर देख ही रहे। हाँ जनरली कहते हैं बच्चे जो निर्वाचित की जुलाई तो थोड़ा सा मैंने मॉडल किया गया मैंने जनरली जो अपने बुजुर्ग होता है अपना तो मैं डाइपोल में 2 होते हैं आइटम आपको जैसे एन ए। आप बिल्कुल टॉपिक पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाने के जैसे समझ लीजिए कि हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं। वही सुनाना चाह रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाइए कि आप कैसे डिलीवर करेंगे। प्रेजेंटेशन कौन सा इसमें? नहीं ये 3 है ना उसमें। 3 प्रेजेंटेशन। हाँ ये पहला ले लीजिए फर्स्ट वन। थोड़ा इसमें लिखने में गलती हो गई है। कोई नहीं, आप तो इनसाइड किताब में दे रखा है द्विध्रुव, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है द्विध्रुव। जैसे अर्थ दोनों एक ही दोनों का। इसमें 2 आवेश हैं आपके, एक -q एक +q, डिस्टेंस इसकी a मानी जाती है। जनरली जो उदाहरण लेते हैं इसके हम वो लेते हैं SCl, NaCl। तो ऐसे 2 आवेश जिनके परमाणु समान बिंदुवाद आवेश हैं और जिनकी बीच की दूरी बहुत ही कम है, ऐसे आवेशों के युग्म को हम विद्युत ध्रुव। नहीं सर आप बोले परमाणु समान हो। आवेश समान, आवेश समान हो, 2 ऐसे परमाणु बिंदु आवेश होते हैं जनरली, परमाणु समान आवेश के। जैसे ये प्लस का q तो ये -q हो गया आपका, असमान आवेश हो गया आपके। इनके कारण से हमें किसी बिंदु पर छेद ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल 2 तरह ज्ञात कर सकते हैं, एक उसके अक्ष पर एक इसके निरक्ष पर। जनरली बच्चों में जो प्रश्न होता है सर दोनों का आवेश टोटल हम देखें 0 है, तो आवेश 0 है तो e की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सूत्र वो जनरली याद रखते हैं बच्चे, E = KQ/R। तो जब Q की वैल्यू आप तो बच्चों के रेफरेंस में ही पढ़ाइए, आप हाँ, हमें वही बता नहीं, मैं बच्चों को बताता हूँ। तो Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो E की वैल्यू 0 होनी चाहिए, पर यहाँ पर टोटल KQ/R। चलो बारिश पर Q2 हाँ नहीं वैसे R भी डिपेंडेंस होती है, बट इसमें आप बिंदुवत आवेश बोल रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि ये R ही रहेगा क्या। तो इसके अपन जो और मैं बताना चाहें इसमें ये भी बता सकते हैं इसमें कि इसकी जो दोनों आवेशों की लाइन है, इस लाइन की इसको अक्ष मानते हैं इसकी, और इसके जो बीच का पॉइंट है इसे मिड पॉइंट मानते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन मानी जाती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश को मानते हैं, जिसको विद्युत दबाव भी उसका कहा जाता है। जिसके लिए हम Q/2A फॉर्मूला में लेते हैं, P = 2 × 2।
आर हुए प्लस क्यू आर हुए। इस सेंटर से ओ से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर कि हमको याद करना है कि हमारा विद्युत क्षेत्र कितना होगा। सर ये जो आपने लिखा ना कि इसका अर्थ ये नहीं है कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, हाँ। तो किसी भी पॉइंट पे शून्य नहीं होगा क्या? मतलब ये तो किसी बिंदु पे निर्भर करना चाहिए ना कि शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिंदु कहाँ पे इस पे? बिंदु कहाँ पे इस पे डिपेंड? हाँ, इस पे डिपेंड करेगा कि आप किस टोटल जो इसके कारण से विद्युत क्षेत्र है वो शून्य नहीं होगा। कहीं पर भी नहीं होगा क्या शून्य है? शाम को कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य हो। इसका जो उस पे ले लेंगे, मतलब उस पर तो फिर ये तो फैक्ट गलत हो गया ना अपना, पहली लाइन तो गलत हो गई अपनी। टोटल अपन देखेंगे, अपन यहाँ भी शून्य नहीं हो रहा है आपका, यहाँ भी जो अपन पॉइंट निकालेंगे अपन यहाँ भी शून्य होगा आपका, यहाँ पर शून्य होगा ना? नहीं होगा, शून्य होगा। टोटल जो अपन क्या करेंगे कि पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लेंगे अपन, इसके कारण से तो इधर पर लगेगा, इसके कारण से इधर पर लगेगा, टोटल लेके आएंगे तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। शून्य यहाँ भी शून्य नहीं होगा। हाँ, मतलब किसी भी पॉइंट पे शून्य नहीं होगा। वही कहने का मतलब बच्चों में होता है कंफ्यूजन, माइनस क्यू प्लस क्यू बराबर जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। तो एक्सेस पर सेंटर पॉइंट पे ओ पे ले लूँ तो ऊपर भी शून्य कैसे हो पाएगा? 2 ही हो जाएगा। दोनों आवेश अलग अलग आवेश हो गए ना, दोनों सेम आवेश होते हैं तो शून्य हो जाएगा बीच में। ठीक। तो यहाँ पे ले लेंगे हम, तो इसकी कारण से क्या, क्योंकि ये पॉइंट पास में है इसलिए इसके द्वारा क्षेत्र ज़्यादा होगा, ये पॉइंट दूर में है इसलिए इसका क्षेत्र कम होगा। तो टोटल आ जाएगा आपका ई क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन, अब ये डिस्टेंस लेना है, ये टू ये माना है, जाएगा के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर, डायरेक्शन इसकी माने हम बी से पी क्यू, तो इसको हमने माना था यहाँ पर हमने पी वेक्टर माना था, जाएगा ये पी वेक्टर, और ई माइनस क्यू हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर ई है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपकी आर माइनस ए प्लस है ये माइनस, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस आपकी ज़्यादा है। टोटल जब देखेंगे हम, क्योंकि ये पास में है ये दूर में है, इसलिए इसके कारण क्षेत्र ज़्यादा होगा, ये क्षेत्र आपका कम होगा। टोटल क्षेत्र हो जाएगा आपका इक्वल टू वेक्टर वैल्यू ई क्यू प्लस ई माइनस क्यू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू, लेकिन में माइनस क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ, कोई कारण क्यों चार्ज की वजह से पहले वाले में तो आपको बोल दिया सिर्फ आपको वही लेना है, मॉडल ही लेना है। वेक्टर क्यों लगा रहे हैं सर इसके ई के? ई एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। क्यों? अभी मैं मीटिंग बता दीजिए सर, ये सब चीजें मुझे नहीं पता क्यों है वेक्टर। वेक्टर क्यों लेते हैं, क्या है? एक्चुअल में इतना अंडरस्टूड करके मत चलिए। एक्चुअल में पहले हम पढ़ा चुके हैं ई इक्वल टू एफ अपॉन वी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्यों वेक्टर हो गया? फोर्स, हाँ तो वेक्टर की परिभाषा और हुई ना, दे दो ना, बता दो। फोर्स के लिए एफ इक्वल टू एम है, फिर ए क्यों वेक्टर हो गया? ये वेक्टर आप वेक्टर जनरलाइज बता दीजिए ना, फिर पूछने नहीं पड़े। मतलब जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े। हाँ ये बताइए ना सर आपको। जिसमें डायरेक्शन जरूरत पड़े। वेक्टर लगने से क्या क्या नहीं मतलब होता है उसका? किसी भी राशि पे वेक्टर लगाते हैं। हाँ, इसका मतलब है इसमें हम डायरेक्शन बतानी जरूरी है, इसमें बस मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन बताना जरूरी है। नहीं बताया तो वो उसका गलत रिजल्ट हो सकता है उसका। क्या गलत होगा? जैसे मैं बच्चों को एग्जाम देता हूँ शुरू में, जो बच्चे पढ़ते हैं शुरुआत में, क्लेम पाते हैं एक्चुअल में, ये वेक्टर हमारा बच्चों को समझाया जाता है कि ये कोई इमेज रखी हुई बीच में, किसी मजदूर से कहा कि फोर्स लगा के आपको इमेज पहुँचानी है, आपको एक कोने में आपको 10 रुपये घंटा जो भी हम देंगे वो आपको एक आपको मिल जाएगा आपको। तो शाम पे जब पता चला रिजल्ट उल्टा हो गया, तो हमने ये बताया कि मेज को इधर खिसकाना है या इधर खिसकाना है, हम चाहे इधर खिसकाना उधर खिसका दिया। तो फोर्स के लिए हमें सावधान जरूरी है कि हमें किधर फोर्सेस में लगाना है। इसी प्रकार से यदि बच्चों किसी को कहीं जाना है, उसको डायरेक्शन नहीं लाई हमने कि आपको साउथ जाना है कि नॉर्थ जाना है, तो कहीं गलत रास्ते पर पहुँच सकता है, इसलिए हमको जो वेलोसिटी है उसके लिए डायरेक्शन बताना हमको जरूरी है। कुछ रास्तों के लिए वेक्टर बताना जरूरी है, कुछ के लिए जरूरी डायरेक्शन बताना जरूरी है, कुछ के लिए जरूरी नहीं है। जैसे कि आप आलू लेके आएंगे, आलू के लिए नहीं कहेंगे तो आप 1 किलो आलू लेके आने हैं, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ कैसे लेके आएंगे, इसलिए
कुछ क्वांटिटी के लिए तो उस क्वांटिटी का पूरा विवरण देने के लिए आपको उसकी दिशा बतानी जरूरी होती है, इसलिए आप वेक्टर यूज करते हैं। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। मैं वो तो आया नहीं एक भी लाइन अभी तक, समझ में नहीं आया कि आप ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि कुछ क्वांटिटी के लिए दिशा बताना जरूरी है। दिशा नहीं बताएंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं प्राप्त होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, फोर्स का एग्जाम्पल दिया आपको, फोर्स का है, वेलोसिटी का है। इसी प्रकार यहाँ पर है, यदि आप यहाँ देख रहे हैं हम कि जो पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज को फोर्स लगेगा, इसके कारण से वो इस डायरेक्शन में लगेगा, प्लस के कारण से, माइनस के कारण से इस डायरेक्शन में साइड लगेगा। ठीक है, अब तो ये इक्वेशंस आ गई हैं, सॉल्व करेंगे। और कुछ ठीक है। इसके अलावा कुछ मॉडल वगैरह बना के बच्चों को बता सकते हैं। फोर्स को कैसे परिभाषित करेंगे आप, बल कैसे परिभाषित करेंगे? अब आपने बल F = m × a लिखा, आपने वो समझ नहीं आया क्या लिखा। ये देते जनरली हम लोग बताओगे अनुसार कि किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु के अंदर इकाई त्वरण उत्पन्न हो जाए, वह बल एकांक या 1 न्यूटन कहलाता है। वो तो परिभाषा बल की परिभाषा थोड़ी हुई है, तो न्यूटन की परिभाषा होगी सर। बल के वो तो मापांक की परिभाषा होगी। बल किसे कहते हैं ये नहीं बताया, बल किसे मतलब जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दे उस राशि को तो बल कहते हैं। ठीक, चलिए। लास्ट एक और है, कौन है? ठीक, हाँ जी, ले हाँ, ले जाओ। माउस भी होता है। बच्चों की समझ में तो नहीं आने का इससे हमें नहीं आया सकता। ये जो सोच रहे नहीं बैठे कुछ के आप टॉपिक बता देते हैं, ये मान के चलने के सब समझते हैं, जानते ही है कि हाई लेवल पे आ जाते हैं सब। मैं खुद ही क्लियर नहीं एज्यूम कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश स्वामी। अच्छा, दे दीजिए। कौन सी क्लास पढ़ाते हैं आप? 11 थी साल तो। हाँ, 12th को पढ़ाया कभी? 12th को भी पढ़ा रखा है। इससे पहले मैंने 2.5 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रखा कौन सा है, इंजीनियरिंग? मंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीकानेर। कौन सा इंस्टीट्यूट? मंडा इंस्टीट्यूट ऑफ मंडा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रायसर बीकानेर में। अच्छा, तो यहाँ कैसे पढ़ाते हैं ये पता है आपको कि कैसे क्लासों में टेलीकास्ट होता है ये सारी चीजें? वहाँ भी एक्चुअल में हमारे थी वो डिजिटल क्लासेस शुरू की थी। जिस टाइम मैंने पढ़ा रहा था, 20 सेशन में मेरा यहाँ हो गया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। उस टाइम भी वो लाए थे प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाने वाला सिस्टम। क्या पढ़ाएंगे आज फिजिक्स में बच्चों को? डॉपलर इफेक्ट इन साउंड्स। बताओ, हम सब बच्चे ही बैठे हैं, हम किसी को भी फिजिक्स नहीं आती है बिल्कुल भी। और क्या डॉपलर इफेक्ट है, क्या है, कैसे है, वो बताओ। सब कुछ मान के मत चलना कि इस बच्चे को ये सब आता है, हमें कुछ नहीं आता। ग्रीन दिखता नहीं। अपना जो आज का प्रकरण है वो है ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। डेली लाइफ में अपन देखते हैं कि जैसे कोई रेलगाड़ी का इंजन अपनी ओर आता है या अपने से दूर जाता है, तो उसके आवाज़ के भारीपन या पतलेपन में अपने को कुछ अनुभव होता है कि जैसे जैसे रेलगाड़ी अपने पास में आ रही है तो आवाज़ है उसकी भारी हो रही है, पतली हो रही है, या जैसे जैसे रेलगाड़ी अपने से दूर जा रही है उसकी आवाज़ में अपने को भारीपन महसूस होता है। आवाज़ का पतला या भारी होना आवाज़ की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब डॉपलर प्रभाव ये है कि जैसे जैसे कोई स्रोत और श्रोता के बीच में कोई सापेक्षिक गति होती है, मतलब दोनों अलग अलग वेग से एक दिशा में या डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो श्रोता को स्रोत की जो आवृत्ति आ रही है उसमें आभासी परिवर्तन प्राप्त होता है, या तो आवृत्ति कम या आवृत्ति ज़्यादा, जो मूल आवृत्ति है उससे बड़ी या घटी भी प्राप्त होती है। तो ये प्रभाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। और इसकी जो खोज है सर्वप्रथम जोहान डॉपलर ने 1842 में प्रकाशित की थी, और अधिकांशतः ये 3 कंडीशन के अंदर लागू होता है। नंबर 1 है वो है, गिरीश जी आपके पास टाइम बहुत सारा है, जल्दी नहीं करें, आराम से करें। ओम प्रकाश, ओ सॉरी, ओम प्रकाश जी, हाँ, तो आराम से करें, आप तेजी से जाने की जरूरत नहीं है। पहली कंडीशन है कि जब श्रोता स्थिर है एवं तो डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या हो गई?
जब स्रोत या श्रोता के मध्य, स्रोत और श्रोता के मध्य सापेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को स्रोत की जो आवृत्ति आ रही है उसके अंदर आभासी परिवर्तन प्राप्त होता है, और ये प्रभाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ आज का टॉपिक वो ध्वनि में है, डॉपलर प्रभाव प्रकाश में भी लागू होता है। अभी आप ध्वनि में बताएंगे, प्रकाश में बताएंगे? ध्वनि में जो सिलेबस में है वो केवल ध्वनि में लगा रखे हैं, सिलेबस में पहले प्रकाश में था लेकिन अब बता दिया गया है। तो जब श्रोता स्थिर है और स्रोत गतिशील है, पहली कंडीशन ये है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन शुरू में मान रहा हूँ ये अपना स्रोत S है, ये स्थिर है और ये इसके द्वारा जो उत्सर्जित तरंगाग्र है, क्योंकि तरंग है वो तरंगाग्र के रूप में गति करती है हमेशा। स्रोत है, ये स्रोत है। शुरू में एट ए टाइम में मान रहा हूँ कि दोनों स्थिर है। और यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, वो भी स्थिर है पहले। तो उस समय ये मान रहा हूँ मैं कि जो स्रोत है वो n आवृत्ति की तरंगे पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर n तरंगे लगातार भेज रहा है, या जो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि है उसकी आवृत्ति n है। ध्वनि का वेग v मान है, और ध्वनि का जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा माना है। तो ध्वनि के वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के अंदर जो रिलेशन है वो होता है तरंग दैर्ध्य बराबर वेग बटे में आवृत्ति, और प्रकाश किरणों के लिए होता है लैम्डा बराबर c अपॉन में n, जहाँ c लाइट वेलोसिटी होती है, प्रकाश का वेग होता है। ध्वनि तरंगों का वेग हमेशा प्रकाश तरंगों से कम होता है, तो लैम्डा बराबर v बटा n होगा। अब इसके बाद में ये लिया है कि श्रोता स्थिर है और स्रोत है वो अपना श्रोता की ओर vs वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vs वेग से गति कर रहा है। तो अब श्रोता का जो वेग है, पहले ध्वनि का वेग है वो ले रखा है मैंने v ले रखा है। तो 1 सेकंड के अंदर जो ये ध्वनि तरंग है v दूरी तय करेगी। अब उसके बाद में vs वेलोसिटी से ये स्रोत लगातार इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, इससे आगे मूव कर रहा है। सपोज दैट एट ए टाइम यहाँ पे है, इसके द्वारा जो प्राप्त तरंग है स्रोत के आगे की ओर गति करने के कारण लगभग एलिप्स की आकृति का हो जाएगा। पहले ये स्फेयर की आकृति का था 3D के अंदर, और 2D में यहाँ पर सर्कल दिख रहा है। बाद में ये लगभग दीर्घवृत्त की आकृति में हो जाएगा, और यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट है वो इस जगह फिक्स है। तो पहले इस स्रोत को श्रोता तक जाने के लिए v दूरी तय करनी पड़ रही थी 1 सेकंड के अंदर, लेकिन अब ये vs वेग से आगे की ओर जा रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर इसके द्वारा तय दूरी होगी वो vs होगी। vs दूरी ऑलरेडी ये 1 सेकंड के अंदर तय कर चुका है। तो अब इसको ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए v माइनस vs दूरी है, या मीटर में ले रहा हूँ डिस्टेंस को मैं, पर सेकंड तय करनी पड़ेगी। तो अब इस समय इसका जो आभासी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगा वो हो जाएगा v माइनस vs बटे में n हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर में फर्स्ट दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दिया है। ये स्टेशनरी कंडीशन के अंदर है, और ये जब ऑब्जेक्ट अपना जो सोर्स है वो मूव कर रहा है, चल रहा है, उस टाइम में है। अब यहाँ से जो इसकी आवृत्ति है n डैश बराबर हो जाएगी v अपॉन लैम्डा डैश। ये आवृत्ति है आभासी आवृत्ति, जिसको ये श्रोता सुन रहा है वो वाली आवृत्ति है, तो वो हो जाएगी v अपॉन लैम्डा डैश, क्योंकि v ध्वनि का वेग है वो फिक्स रहेगा। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से n डैश बराबर हो जाएगा v n v माइनस vs। तो जो अब श्रोता को ध्वनि सुनाई देगी उस ध्वनि की आवृत्ति इस सूत्र के द्वारा दी जाएगी। चूंकि v n v और vs चारों टर्म इसमें, तीनों v n और vs तीनों टर्म पॉजिटिव है, तो v और vs का जो अंतर आएगा वो क्या होगा,
v की तुलना में कम प्राप्त होगा। v की तुलना में कम प्राप्त होगा तो n डैश का मान क्या होगा, हमेशा n से ज्यादा प्राप्त होगा। n डैश इज ग्रेटर देन n सिंस v vs और n तीनों इसमें धनात्मक है। इसलिए तो जैसे जैसे स्रोत है वो श्रोता की ओर गति करेगा, तो श्रोता को सुनाई देने वाली जो आभासी आवृत्ति है उसमें हमेशा मूल आवृत्ति की तुलना में बढ़ोतरी ही प्राप्त होगी। ये कंडीशन है, ये है जब श्रोता अपना स्थिर है और स्रोत गतिशील है। ठीक है, और चलो ठीक है। थैंक यू सर।